हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर। उसके अंदर हम सबसे पहले जिस रिस्क को पढ़ रहे हैं वो फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट का रिस्क है। इसका पहला लेक्चर गया था हाउ टू कन्वर्ट करेंसी पे। सेकंड और थर्ड लेक्चर टोटली बेस कर रहा था हाउ करेंसीज फ्लक्चुएट पे। फिर उसके अगला जो लेक्चर था वो हम लोगों ने जो चौथा चैप्टर है चौथा लेक्चर वो टाइप ऑफ रिस्क पे गया था और हमने कुछ रिस्क को हेज करना भी सीखा था। ट्रांसलेशन रिस्क को हेज करना भी सीख लिया था और इकोनॉमिक रिस्क को हेज करना भी सीख लिया था। वो तो सिंपल था। अब आज का और कल का लेक्चर सारा किस पे है? हेजिंग मेथड पे। किसकी हेजिंग करनी है? अब ट्रांजैक्शन रिस्क की। क्योंकि ट्रांसलेशन की हेजिंग में क्या है, जितना पैसा है उसको पेरेंट कंपनी की करेंसी में कन्वर्ट करके रखो, नंबर वन। नंबर टू, लायबिलिटीज को भी सब्सिडरी कंपनी की करेंसी में लो ताकि लायबिलिटीज कम होती जाए तो वो फायदा है। इकोनॉमिक रिस्क को कैसे कम किया जाता है? डाइवर्सिफाई कर लो अपने प्रोडक्ट्स को, यूनिक प्रोडक्ट बनाओ। क्लियर है? बात समझ आ गई? यार अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ऐसे एरिया में शिफ्ट कर लो जहां लेबर सस्ती है तो आपको इकोनॉमिक रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं हेजिंग मेथड्स की तरफ। इंटरनल हेजिंग मेथड्स क्या? इंटरनल हेजिंग मेथड्स बच्चों इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इनवॉइस इन होम करेंसी। क्या? इनवॉइस इन होम करेंसी में भी पेपर में एक दिन सवाल आया हुआ था। इनवॉइस इन होम करेंसी से भी सारा रिस्क खत्म नहीं होता क्योंकि रिस्क तो कभी भी खत्म नहीं होता, सिर्फ रिड्यूस हो सकता है क्योंकि ये हर बंदा जनरेट नहीं कर सकता। इसमें आप अपना रिस्क अपने कस्टमर पे, अपनी काउंटर पार्टी पे डाल देते हो। किस पे डाल देते हो? अपनी काउंटर पार्टी पे डाल देते हो। क्लियर है? उसके अलावा आप क्या करते हो कि ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो क्या है, इसके बाद नेगोशिएशन बार्गेनिंग पावर है। क्लियर है? और काउंटर पार्टी में रेजिस्ट बिकॉज ऑफ द इनवॉइसिंग होम करेंसी। तो पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी नहीं है। यूएसए के पास पावर है तो उसने पूरी दुनिया का से अपना लोहा मनवा लिया है और पूरी दुनिया की ट्रेडिंग किस इनवॉइस में होती है? डॉलर में। तो वो रिस्क फ्री है। अगला हम बात करते हैं मैचिंग। क्या? मैचिंग में आपने एक्सचेंज रेट लगाना है डिफरेंस पे और मैचिंग होने के लिए करेंसी सेम और टाइमिंग सेम होना चाहिए। अमाउंट और कंपनी सेम होना जरूरी नहीं है। क्लियर है बच्चों? दैट इज द मैचिंग। पैसे आ भी रहे थे, पैसे जा भी रहे थे, तो जो नेट बैलेंस बचेगा या पेएबल होगा या रिसीवेबल होगा, सिर्फ आपका एक्सचेंज रेट उसके ऊपर लगेगा। और जब आपका एक्सचेंज रेट सिर्फ उसके ऊपर लगेगा तो आपका रिस्क थोड़ा क्या होगा? कम। बजाय इसके पहले मुझे पैसे आए फिर मुझे पैसे देने पड़े, दोनों में मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ? एडवर्स। आएंगे तो कम आएंगे, देने पड़ेंगे तो ज्यादा देने पड़ेंगे। तो ज्यादा रिस्की सिचुएशन को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? मैचिंग कर लिया जाए कि भैया जो बैलेंस बचेगा मैं वो तुम्हें या तो पे करूंगा या तुमसे रिसीव करूंगा, बाकी हम लोग क्या कर लेते हैं? मैच कर लेते हैं। तो ये उन कंपनी में ज्यादातर होता है जिनके साथ हमारी काउंटर ट्रेड होती है। क्या होती है? जैसा कि एक कंपनी को, एक बिजनेस को हम लोग लेट्स सपोज एक मुल्क से हम लोग मशीनरी बाय कर रहे हैं और वहां हम लोग गंदम भिजवा रहे हैं। समझ लगे? या एक बिजनेस जिसके साथ काउंटर ट्रेड हो तो वहां हो सकता है, वैसे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, लीडिंग एंड लैगिंग। क्या? ऊंची आवाज में, ऊंची, दोबारा। लीडिंग एंड लैगिंग। और जो लीडिंग का मतलब होता है अर्ली, लैग का मतलब क्या होता है? फिर दो केसेस हैं। कितने केसेस हैं? किसका? एक एक्सपोर्टर का और एक इंपोर्टर का। एक केस किसका है? एक्सपोर्टर का और दूसरा केस किसका है? इंपोर्टर का। अब गौर से सुनो जरा, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। चल ये रहा है बच्चों कुछ, एक्सपोर्टर जो है ना उसको लग रहा है कि फ्यूचर में करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। दोबारा,
ऊंची आवाज में, ऊंची, ये उससे लग रहा है कि फ्यूचर में करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट। लग गया, समझ लग गई। अब वो चाहेगा, अब ये तो उसको फायदा नजर आ रहा है फ्यूचर में, तो वो चाहेगा कि मुझे थोड़ी पेमेंट क्या आए, लेट आए। तो वो पैसा अपना वो कहेगा कि मुझे लैगिंग रिसीव, लेट पैसे मिल जाए। क्लियर है बच्चों, क्योंकि उसको फायदा नजर आ रहा है, उसे लग रहा है कि फ्यूचर में करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो वो उनको फौरन से कहेगा कि भाई मुझे लीडिंग, मुझे जल्दी पेमेंट करो, क्या करो। ओके सर, आपने तो बता दिया, क्या अगले बंदे मान लेंगे। देखो ना, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ 3 माह का, समझ लगी, लेट्स सपोज के 3 माह तक का मेरा एस्टिमेट था, बट मुझे लगा 6 माह बाद करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट, तो मुझे फायदा है। तो मैंने कहा कि मुझे पैसे 6 माह बाद ही भेजना। उनको फायदा है कि नुकसान है, उनको फायदा है, तो वो मुझे कहेंगे ठीक है, लेकिन बच्चों मुझे इसका नुकसान है। कैसे, 6 महीनों के लिए मेरा पैसा स्टक है, तो मुझे पैसा कहां से लेना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट से। तो ओवरड्राफ्ट की क्या पड़ जाएगी, कॉस्ट पड़ जाएगी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, रीपेएबल ऑन डिमांड, बहुत शॉर्ट टर्म लोन जो आप मार्केट से उठाते हो। जैसा कि मेरे पैसे घर से आने थे, मैंने कहा काशा मेरे पैसे घर से आने, लेकिन आज मुझे फीस पे करनी है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। घर से पैसे आए, मैंने काशा को दे दिए। इतने शॉर्ट शॉर्ट पीरियड का जो उधार होता है, 1 नाइट से लेके 1 मंथ या उससे भी कम, जो दिनों में उधार चलता है, उसको क्या बोलते हैं, ओडी। 6 महीने तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं मिलना, तो तुम्हें 6 महीने के लिए पैसा कहां से लेना पड़ेगा, ओडी से, ओवरड्राफ्ट। तो तुम्हें ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट पड़ेगी। क्लियर है, लैगिंग पेमेंट कर दो, लेट पेमेंट कर दो 6 महीने बाद, लेकिन बच्चों जो आंसर आएगा उसको थोड़ा कम कर लेना। क्या कर लेना, क्या कर लेना, आंसर को रिड्यूस करना पड़ेगा ना। क्यों रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट भी तो पड़ रही है ना। बात समझ आएगी कि नहीं आएगी, अब समझो। अप्रिशिएट, मैं उसको कहूंगा मुझे पैसे जल्दी दो, वो पैसे जल्दी क्यों दो देगा, तो हमें उसके लिए ऑफर करवानी पड़ेगी, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। वो ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको पैसे जल्दी देगा। ये भी आपकी क्या है, कॉस्ट। तो इसमें भी आपको पैसा आ जल्दी जाएगा, लेकिन थोड़ा कम आएगा, क्योंकि अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी अब आपको देना पड़ गया है। फिर इसका सवाल कैसे आता है, इधर देखो, मुझे रिसीव होने थे 1 लाख डॉलर, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे 1 लाख डॉलर रिसीव होने थे, और रेट चल रहा था 160 PKR ओवर से लेके 163 PKR ओवर डॉलर। ये क्या है, स्पॉट रेट है, 6 मंथ का, कितने माह का, 6 माह बाद का स्पॉट रेट इतना हो। कह रहा है बच्चों, और अभी लैगिंग की बात करते हैं, मुझे लैगिंग रिसीट आनी है ना, पैसा आ रहा है, पैसा क्या आ रहा है, पहले ये देखो मल्टीप्लाई का केस है या डिवाइड का केस है, मल्टीप्लाई का केस है, लेकिन मुझे पैसा आ रहा है, तो मल्टीप्लाई विद लोअर रेट। तो मैं 1 लाख डॉलर को मल्टीप्लाई करूंगा 160 PKR ओवर डॉलर, डॉलर से डॉलर कट जाएंगे, ये कितना बन गया, 16 मिलियन, ऐसा ही है कि नहीं ऐसा, कैलकुलेटर कर लेता है बंदा कभी। अली बासत दानियान, आपको समझ आ रही है, तो क्या हो गया, PKR, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। कंपनी का ओवरड्राफ्ट का रेट चल रहा है 4%, कितना चल रहा है, 4%, कितना, 4%।
कितना चल रहा है, कितना चल रहा है। तो लोन तो आपने होम करेंसी में लिया होगा ना, आपका पैसा लेट आ रहा था, तो आपने 4% की आपको ओवरड्राफ्ट की क्या पड़ गई, कॉस्ट पड़ गई। अगर ओवरड्राफ्ट का रेट पर ईयर गिवन हो, तो हमने सिर्फ कितने माह के लिए लिया है, 6 मंथ के लिए, तो उसे 6/12 करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। तो डेट 4% कॉस्ट, तो बच्चों इसको कम कर दो 4% से। कैसे कम करोगे, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 1 + 0.04 से, या मल्टीप्लाई कर दो 0.96 से, मार्क्स सेम। तलहा याकूब सैयद उमर, आपको समझ आ रही है कितना, 15 बस। क्या ये आपकी एक्चुअल अमाउंट है जो आपको मिलेगी, क्योंकि आप लैगिंग रिसीव कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सोल्व होगा जैसे आप पहले क्वेश्चन सोल्व करते थे कि इतना आना है और ये एक्सचेंज रेट है। लेकिन क्योंकि 6 माह बाद आना है, तो 6 माह के लिए आपको ओवरड्राफ्ट का रेट फेस करना पड़ेगा, तो डेट इज योर कॉस्ट, तो आपको अपनी अमाउंट को थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्लियर है, ओके। मैं बता क्या रहा हूं बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास लीडिंग का मतलब होता है अर्ली, लैग का मतलब होता है लेट। एक्सपोर्टर के पास दो ऑप्शन है, उसको लग रहा है फ्यूचर में करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी या फ्यूचर में करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। इफ ही इज कंसीडरिंग कि फ्यूचर में करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो उसे फ्यूचर में अपना फायदा नजर आ रहा है, तो वो कह रहा है मुझे लैगी लेट पेमेंट कर देना। वो तो तुम्हें लेट पेमेंट कर देगा, उसकी तो लिक्विडिटी इंश्योर रहेगी, वो तो खुशी खुशी तुम्हें लेट पेमेंट करेगा। बट तुम्हें जितने माह पैसा लेट आएगा, उतने माह के लिए तुम्हें पैसा कहां से लेना पड़ेगा, ओडी से, ओवरड्राफ्ट से। तो इसीलिए मुझे $1 लाख आने थे, तो मैंने कहा मुझे 6 माह बाद देना। कितने माह बाद देना, 6 मंथ का स्पॉट रेट लगा, तो वो मेरा आंसर आया 16 मिलियन। बट उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1.04 से, तो ये आंसर आ गया 15360,000। क्योंकि मुझे अपने पैसे को थोड़ा कम करना है। कर लोगे आप लोग कि नहीं कर लोगे, कर लो। अब अर्ली पेमेंट में भी यही है। अब लेट्स सपोज ये 4% ना ओडी कोस्ट ना होती, ये 4% होता अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, तभी मैं क्या करता, 1 लाख उसको मल्टीप्लाई करता 160 से, तो जो आंसर आया उसको डिवाइड कर देता 1.04 से, तभी यही आंसर आता। दोनों केस में आपकी तो कॉस्ट ही लग रही है ना, तो आपको कोई इसमें फायदा नहीं है। समझ लग गई, क्लियर है। लेकिन हाँ, इंपोर्टर के तो केस भी पढ़ाए नहीं, मैं कह रहा हूँ एक्सपोर्टर के ही दो केस है। जब उसको लगेगा कि करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो वो कहेगा मुझे पैसे लेट देना। जब उसको लगेगा करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, तो वो कहेगा मुझे पैसे जल्दी देना। तो वो अमाउंट सेम ही है क्या, अमाउंट सेम ही है, अलग आएगी ना। मैं ये बता रहा हूँ कि ओवरड्राफ्ट कॉस्ट का एक रेट गिवन होगा, और एक रेट गिवन होगा अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का। अगर तो लीडिंग पेमेंट है, तो ओवरड्राफ्ट की तो जरूरत ही नहीं है। लीडिंग पेमेंट वो हमें जल्दी पेमेंट क्यों करेगा, जब हम उसे अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो लैग पेमेंट वो हमें क्यों करेगा, वो खुशी खुशी करेगा, बट हमें ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा मार्केट से, क्योंकि 6 माह बाद पैसा आ रहा है, तो 6 माह का मुझे क्या पड़ेगी, ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट पर एनुअल गिवन होती है एग्जाम में हमेशा, तो उसको 6/12 कर लेना। अगर 3 मंथ है तो 3/12 कर लेना। तो उसको कन्वर्ट करके फिर आपने उससे डिवाइड करना है। क्या करना है, क्या करना है, हमेशा डिवाइड ही करना है। क्यों, बच्चों आपने अपनी अमाउंट को रिड्यूस करना है, तो जब अमाउंट को रिड्यूस करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। 1 प्लस जो डिस्काउंट का रेट होगा वो, या 1 प्लस जो ओवरड्राफ्ट का रेट होगा वो। अगर मल्टीप्लाई करना हुआ तो इसको 0.96 से मल्टीप्लाई करना था। मुझे ये जरा दिखाना, क्या क्या 1 प्लस 0.04,
अगर आपने नहीं करना, देखो ना, आपने 4% से अपनी अमाउंट को कम लेके आना है। दो तरीके हैं, या 1 + 0.04 करके डिवाइड कर दो, या 100 में से 4% माइनस करके कितना बचा, 96%। तो आप 16 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दे 0.96 से, किससे, समझ लगी, तो वो आंसर आ गया। क्यों? अस्सलाम वालेकुम सर जी एक बार दोबारा बता देंगे, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, थोड़ा सा इशू हुआ है। कहाँ इशू हुआ है? सर लाइट का इशू हुआ है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो करनी मुझे बता दें। फिर उसे समझ ही नहीं आ रही। अच्छा हसन, मैं ये बता रहा हूँ कि लीडिंग एंड लैगिंग ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, इंटरनल जी मेथड है ट्रांजैक्शन रिस्क को कम करने का। या तो आप पैसा जल्दी पे कर दें, या आप पैसा लेट पे लेट करें। से। आप पैसा जल्दी क्यों पे करेंगे? आप पैसा जल्दी इस वजह से पे करेंगे, क्यों जल्दी पे करेंगे? अगर आपको लग रहा है कि करेंसी करेंसी की वैल्यू हो जाएगी, या आपको लग रहा है करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी, अगर डेप्रिशिएट हो जी। जाएगी तो आप अपने सप्लायर को, क्योंकि आप एक्सपोर्टर हैं, आप अपने सप्लायर को कहोगे कि भाई मुझे पैसा लेट दे देना, ताकि हम्म डेप्रिशिएट करेंसी से मुझे फ्यूचर में फायदा हो। हम्म वो तो तुम्हें खुशी खुशी लैगिंग पेमेंट दे देगा, बट तुम्हारी ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिकॉज तुम्हें ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट बढ़नी पड़ेगी। क्यों बढ़नी पड़ेगी? क्योंकि क्योंकि छह लेट पेमेंट माह कर रहे तक हैं। बाद 6 माह बाद तुम्हारे पास पैसा आया और 6 माह के लिए तुम्हें पैसा मार्केट से लेना पड़ा, तो तुम्हें हिट पड़ जाएगी इसकी, वो करेंसी ओवरड्राफ्ट की ओवरड्राफ्ट की। कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अगर एप्रिशिएट का केस है तो बच्चों लीडिंग पेमेंट है। कौन सी पेमेंट है? कौन सी पेमेंट है? लीडिंग पेमेंट है। तो बच्चों अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, क्या? आप उसे कहोगे भाई मुझे जल्दी पैसा पे करो, तो तुम्हें जल्दी पैसा पे क्यों करेगा? इस वजह से, ताकि जब तुम्हें उसे अट्रैक्ट करोगे अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दे के, तो जब तुम उसे अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दे के उसको अट्रैक्ट करोगे, तो बच्चों इससे क्या होगा, तुम्हें अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट की कॉस्ट पड़ेगी। क्वेश्चन हल करने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे है। 1 लाख डॉलर आना था, मैंने उसको कहा कि मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में करेंसी जो है ना वो हो जाएगी क्या, डेप्रिशिएट, तो मुझे फ्यूचर में 6 माह बाद तुम्हें 1 लाख रुपया जो है ना वो दे देना। तो 6 माह बाद का स्पॉट रेट था 160 और 163। और ये हसन तुम मुझे बताओ, मल्टीप्लाई का केस है या डिवाइड का केस है? सर जी डिवाइड का केस है। जी बच्चों, तुम्हें समझाने से पहले मुझे डूब के मर जाना चाहिए था कि मैं समझा के। नहीं 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 सर जी, सॉरी, मल्टीप्लाई का केस है, वो न्यूमिनेटर में है। ओके। एक न्यूमिनेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में है, तो ये किसका केस डिनोमिनेटर। हुआ? तो 1 लाख डॉलर और पैसा आ रहा है, तो बच्चों मल्टीप्लाई विद लोअर रेट 160 पीकेआर ओवर डॉलर। तो फिर डॉलर से डॉलर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 पीकेआर। लेकिन 6 माह बाद तुम्हें ये पैसा तो आएगा, लेकिन बच्चों ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट भी तुम्हें पड़ चुकी होगी, कितने माह की? 6 माह की। समझ लगी? तो तुमने अपनी कॉस्ट को कम करना है। अच्छा बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 0.96 से, तो वो आप नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं 0.96 से, तो इसका मतलब है कि आप इसको 100% कंसिडर कर रहे हैं, ये जो 16 मिलियन है। लेकिन बच्चों इसको आपने 100% कंसिडर नहीं करना, इसको आपने कंसिडर करना है, इसको डिवाइड कर देना है। लेट्स सपोज ओवरड्राफ्ट का रेट था 4%, कितना रेट था? डिवाइडेड बाय 1 + 0.04। समझ आ गई? क्लियर है बच्चों? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जरा कैलकुलेट करो। 0.000 डिवाइडेड बाय 1/04। ऑनलाइन वाले भी बताएं कितना आंसर आएगा। फिर मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.04। डिवाइडेड बाय 1 + 0.04।
सर 64,000 डिवाइड करना है। डिवाइड ही किया है। मैं अभी ये क्या बता के हटाऊं कि नहीं करना, मैं अब अपनी उसको एरर को रेक्टिफाई कर रहा हूँ। क्यों? अगर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 0.9 आगे देते हैं तो इसका मतलब है आप 16 मिलियन को 100% कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये 100% नहीं है, क्योंकि इसमें से भी आपका 4% माइनस होना है, तो आपने इसको 96% कंसीडर करना है, तो डिवाइडेड बाय ले जाके 1.04 कर देना है, तो आपका आंसर ये है। तलहा याकूब, आपको समझ आई इस बात की? यस सर। ओके। और बाकी किसी बच्चे को यहां तक कोई मसला, मैंने आगे चलना है? इन्हें सच्ची ओके, नेक्स्ट। बच्चों यही केस था, लेट्स सपोज मुझे ना 1 लाख जो डॉलर है ना वो आने थे। कितने आने थे? ऊंची आवाज में। 1 लाख डॉलर जो है ना वो मुझे आने थे, रिसीव होने थे। मुझे लगा कि करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैंने उसे कहा कि मुझे 6 माह के बजाय तुम 3 माह बाद ही क्या कर दो, पेमेंट कर दो। मैंने कहा कि जो विद इन 3 मंथ पेमेंट करेगा उसे 2.5% क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों यहां पर जो रेट है ना वो कितने का लगेगा? कितने का लगेगा? उस टाइम का स्पॉट रेट लगेगा। समझ लग गई? तो 3 मंथ का लेट्स सपोज स्पॉट रेट है। मैंने उसको कहा कि जो जल्दी पेमेंट करेगा, तो स्पॉट रेट था 150 से लेके 153 पीकेआर ओवर डॉलर। क्लियर है? मल्टीप्लाई का केस है, क्योंकि डॉलर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है। तो बच्चों क्योंकि पैसा आ रहा है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 150 करना पड़ेगा। ये हो गया 15,000,000 डॉलर। क्लियर है? लेकिन बच्चों ये पैसा नहीं, क्योंकि मुझे डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस 0.025। तो बच्चों ये हो गया 15,000,000 डिवाइड बाय 1.025, 146,34,146 PKR। तो दिस इज द रेट जो कि आप लोगों ने करना है। सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ये 1 प्लस 0.025 ये कैसे आपने निकाला है, ये जरा एक बार बता देंगे? ये 2.5% है, तो इसको जब हाँ जी, डेसिमल किया तो डिवाइड किया है 0.025 आ गया। 100 से डिवाइड करके। इसके अंदर आपने +1 करना है, क्योंकि आपने ये परसेंट है ना, तो इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो +1 करना है। ओके। कर लोगे आप लोग? हाँ जी, दोनों, 100 से। ये दोनों केसेस है। सीधा 2.5% लेस इस वजह से नहीं कर सकते दानियाल। सीधा 2.5 लेस करने का मतलब है कि जो आपके पास 15 मिलियन आया है वो क्या है, वो 100% है। आप सिर्फ उन चीजों को सीधा माइनस कर सकते हैं जो 100% हो, लेकिन ये 100% नहीं है। अभी इसमें से हमने कॉस्ट को लेस करना है, तो इसको हम 100% कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे अक्सर कॉस्टिंग करनी होती है तो कहते हैं मार्कअप, तो आप डायरेक्टली लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन मार्जिन में आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते ना, क्योंकि मार्जिन में वो 100% नहीं होती कॉस्ट। वो जितने परसेंट है उसको उससे डिवाइड करो। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं मटेरियल रिवाइज करवाऊं एमए एफएमए का, तो वहां पर क्या था, 1100 यूनिट्स आपने बनाए, लेकिन आपको लग रहा है कि 20% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपने 100% पे जाना है, 20 + 80। तो ये जो आपने 1100 बनाए है ना, इसको आपने 80% कंसीडर करना है, डिवाइड बाय 80 इंटू 100। अब मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 20% करेंगे तो आंसर बिल्कुल अलग आएगा। मल्टीप्लाई बाय 20% का मतलब है कि ये जो 1100 है इसको आपने 100% समझा है, हालांकि ये उससे कम है। समझ आ गया आप लोगों को? तो दिस इज द रीजन के हम इसको डिवाइड कर रहे हैं।
आगे आ जाओ, इंपोर्टर पे, किस पे? ऑनलाइन वालों जरा जल्दी से बताओ कि इंपोर्टर को फायदा कब होता है और नुकसान कब होता है, करेंसी जब एप्रिशिएट होती है या डेप्रिशिएट होती है? सर जब डेप्रिशिएट होती है। चैट बॉक्स में बताया करो ज्यादातर। जी बच्चों, इंपोर्टर को एप्रिशिएट में क्या होता है? फायदा होता है। मैं इंपोर्टर हूं, मैंने बाहर से माल मंगवाया हुआ है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जो करेंसी है ना वो एप्रिशिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट का मतलब मुझे फ्यूचर में क्या है? फायदा है, कम पैसे देने पड़ेंगे अगर एप्रिशिएट हो गई करेंसी। तो मैं बच्चों लैगिंग पेमेंट करूंगा। क्या पेमेंट करूंगा? क्या पेमेंट करूंगा? लैगिंग पेमेंट। लैगिंग पेमेंट। सर इन अदर केस मुझे लग रहा है कि मेरी करेंसी फ्यूचर में डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो मैंने कहा कि मुझे जल्दी पे करना पड़ेगा। तो बच्चों जब मुझे जल्दी पे करना पड़ेगा तो मैं लीडिंग पेमेंट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बच्चों मुझे पता है कि करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो गई तो मुझे ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा मुझे 6 माह बाद ही मैं अभी पे कर देता हूँ। ओके बच्चों, अब गौर से सुनना, इससे होगा क्या? आप जल्दी पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जल्दी पे कर रहे हैं। इसका भी नुकसान है, आपको ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट पड़ रही है। हालांकि मैंने लीडिंग एंड लैगिंग में क्या सिखाया था? रिसीवेबल से पैसा जल्दी लें, पेएबल को पैसा लेट दें। आप दोनों केसेस में उल्टा कर रहे हैं। रिसीवेबल से पैसा यहाँ पर लैगिंग में लेट निकलवा रहे थे तो आपको ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट पड़ रही थी। यहाँ पेएबल को पैसा जल्दी दे रहे हैं तो बच्चों उसको जो पैसा जल्दी दे दिया और रिसीवेबल से पैसा लेट मंगवाया तो आपको क्या होगा? आपको अपने लिए पैसा मार्केट से लेना पड़ेगा, तो ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। बट अबाउट लैगिंग पेमेंट, लैगिंग पेमेंट से क्या होगा? लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। तो वाइस वर्सा है ना, पैरेलल इमेज है। वहां क्या नुकसान था ओवरड्राफ्ट कॉस्ट का लैगिंग पेमेंट में, यहाँ लीडिंग पेमेंट में ओवरड्राफ्ट कॉस्ट का नुकसान है। वहां क्या था? लीडिंग पेमेंट में अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट देना पड़ रहा था, तो देना कॉस्ट होती है। यहाँ जो मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा क्योंकि आप तो लैगिंग पेमेंट कर रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये आपने क्या कर दी? मिस कर दी। इसमें डिस्काउंट भी तो मिलेगा, तो इसमें उसने दिया है तो मिलेगा ना, लेकिन तुम्हारी करेंसी है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कंपनी की करेंसी। मैंने पहले बताया था अपनी डोमेस्टिक करेंसी से फॉरेनर पे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है उसने कभी डिस्काउंट रखा ही ना हो, लेकिन तुम उसे जल्दी पेमेंट इस वजह से कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ताकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी करेंसी क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएट हो जाएगी। यहां हो सकता है ये भी तब है जब उसने अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दिया हो, तो आपने नहीं ले सकते कि आप तो क्या कर रहे हो? लैगिंग पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में करेंसी क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट हो जाएगी। तो बच्चों इससे ना इमेज लॉस भी होता है। क्यों? हम लेट पेमेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? लेट पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें इमेज लॉस भी होगा। लेट पेमेंट कर रहे हैं तो सप्लायर की नजर में हम गिर जाएंगे ना। क्लियर है? तो अगली दफा से वो हम पे रिलाय नहीं करेगा। हाँ, समझ लगी? ओके, तो दिस इज सर, इसका सवाल कैसे आएगा? लीडिंग पेमेंट का सवाल ही आता है अक्सर। क्या? अर्ली सेटलमेंट वाले सवाल बहुत कम आते हैं, लीडिंग पेमेंट या लीडिंग रिसीट का ही सवाल हमेशा आएगा। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों यहाँ आपने अपने आंसर को बढ़ाना है, तो जब आंसर को बढ़ाना होता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, जब आंसर को कम करना होता है तो डिवाइड किया जाता है। तो एक्सपोर्टर के केस में जब आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा आपने उसको कम करना है। क्यों? आपको कम रिसीव हो रहे हैं, तो आपने जो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट की परसेंटेज होगी या जो ओवरड्राफ्ट की परसेंटेज होगी उससे डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ आपने जब आपका फाइनल आंसर आ जाना है आपने उससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उस फाइनल आंसर से थोड़ा ज्यादा आपकी कॉस्ट पड़ रही है। क्लियर? जैसा कि 1 लाख जो डॉलर है ना वो मैंने पे करने थे, स्पॉट रेट चल रहा है
165 170 ETR ओवर डॉलर। समझ लगे? मल्टीप्लाई का केस है या डिवाइड का केस है? मल्टीप्लाई का केस है। और बच्चों पैसा जा रहा है, हायर से करेंगे तो 1 लाख इंटू 170, तो ये हो गया 17,000,000 बच्चों। लेकिन मैं तो लीड जल्दी पेमेंट कर रहा हूं, तो मुझे अपने लिए पैसा मार्केट से लेना पड़ेगा। और बच्चों ओवर लेट्स सपोज 3 माह का ओवरड्राफ्ट का रेट चल रहा है, वो है 1.5%। कितना? इंटू 1 प्लस 0.015, क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाय 100 करके, तो ये आता है 0.015। इसके अंदर ये क्या कर दो, कितना आंसर आया? 255। इस ट्रांजैक्शन की आपको कॉस्ट सिर्फ इतनी पड़ेगी, क्यों? आपको ओवरड्राफ्ट। अब आपको समझ आ गई? तो दिस इज सर कॉस्ट भी पड़ रही है, फॉरेन करेंसी। तो ये हेजिंग मेथड अच्छा कैसे हुआ, है ना? ये हेजिंग मेथड अच्छा कैसे हुआ? तो कभी भी ऐसा नहीं होता, और ना ही पेपर में ऐसा होगा। पेपर में सर कैसा होगा? पेपर में ऐसा होगा कि एक ओटी केस में ना उसने तीनों आंसर पूछने हैं, बाकी 2 मेथड भी हैच करने के, और एक तीसरा मेथड भी। लेकिन अगर इसका सीआर आता तो वो आपसे लीडिंग भी कैलकुलेट करवाता, मनी मार्केट हेजिंग भी करवाता, फॉरवर्ड रेट भी करवाता। और एंड पे आपको कहता, क्या कहता? एंड पे आपको कहता कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी यूज्ड, तो जिसमें कम से कम कॉस्ट पड़ रही होगी, ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। पेमेंट का केस देखना है तो देखना है जहां सबसे कम कॉस्ट आ रही है। एक्सपोर्टर का केस देख रहे हैं तो वहां देख रहे हैं जहां सबसे ज्यादा माल आ रहा है, सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, तो उसको आपने चूज करना है। तो पेपर में पहले सवाल ऐसा आता था। हम इसका कोई सीआर नहीं करेंगे, इस पूरे चैप्टर का सारे ओटी केसेस करेंगे, लेकिन एक सीआर है जो मैं खुद करवाऊंगा, आपको डिसीजन लेना सिखाऊंगा इन तीनों मेथड को पढ़ाने के बाद, ताकि आपको फुली डेवलप हो जाए कि असल में कहानी होती कैसे। फाइनेंस डायरेक्टर सिर्फ एक मेथड नहीं, 3 से 4 मेथड प्रपोज करता है कि ये भी यूज करो, ये भी यूज करो, ये भी यूज करो। आपने वो यूज करना है जो इफेक्टिव है। ऑनलाइन सर मार्केट किसी भी बच्चे को लीडिंग और लैगिंग में मसला है तो मुझसे पूछ लो कौन। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई आपने किया है और दूसरी जगह इम्पोर्टर में आपने वो डिवाइड किया है, इसका थोड़ा सा मुझे बता दें। लीडिंग पेमेंट में आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुन लेना, तुम्हें सब पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलो। मसला ये है कि एक्सपोर्टर के केस में तुमने अमाउंट को कम करना है, पेमेंट जी के केस में तुम्हें अमाउंट को बढ़ाना है। बढ़ाते बढ़ाना। हुए मल्टीप्लाई किया जाता है, और डिवाइड करते हुए कम करते हुए डिवाइड किया जाता है। ओके तलहा यकूब, अली बासित, आपको ये बात समझ आई कि जो मैंने अभी बताई है कि क्यों मैंने वहां डिवाइड किया और यहाँ मल्टीप्लाई किया है? हम्म। तो बच्चों मैंने आपको ना अभी इसी टाइम 3 इंटरनल हैजिंग मेथड पढ़ा दिए। कितने इंटरनल हैजिंग मेथड पढ़ा दिए? 3। कौन कौन से? इनवॉइस इन होम करेंसी, मैचिंग, एंड नंबर 3 लीडिंग एंड लैगिंग। मैचिंग तो बहुत आसान है, आपने मैच करना है, जो आंसर आएगा उसके ऊपर सिंपल एक्सचेंज रेट लगाना है तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन बच्चों मैच करने के बाद ये देख लेना कि आपको अब देना पड़ रहा है या आएगा। देना पड़ रहा होगा तो पेमेंट का केस है, आ रहा होगा तो रिसीट का केस है। तो आ रहा होगा तो आपको अपने आंसर को कम लेके आना है, देना हुआ तो अपने आंसर को ज्यादा लेके आना है। पूरे फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का यही रूल है, देना है ज्यादा लेके आना है अपने आंसर को, तो मल्टीप्लाई विद हायर रेट डिवाइडेड विद लोअर रेट। आना है तो कम आना है, तो आंसर को कम लेके आना है, तो मल्टीप्लाई विद लोअर रेट डिवाइड विद हायर रेट, ताकि आंसर क्या है? कम है। तो 3 मेथड हो गए। चौथा मेथड जो कि अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, वो है ही क्या? वो कैलकुलेटिव नहीं है, वो सिर्फ क्या है? प्रैक्टिकल है। नहीं भी समझ आएगा तो मेरा कोई कसूर नहीं। क्लियर है? लेकिन समझ आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं।
वो बिल्कुल, कुछ बच्चे ना उसको ट्रांसलेशन इसके साथ मर्ज कर देते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा फर्क है। ओके बच्चों, ऑल गुड, नेक्स्ट चलते हैं। नेटिंग, क्या नेट ऑफ करने को बोलते हैं, क्या नेटिंग। बच्चों को लगेगा ये भी मैचिंग है, ये मैचिंग नहीं। पहले मैं इसको सिखाता हूँ, फिर इसकी एक डेफिनेशन बोलूंगा, तो पेपर में डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी आती है। डेफिनेशन पहले सुन लो। ग्रुप ऑफ कंपनीज अलाउड टू कन्वर्ट देयर ट्रांजैक्शंस इनटू द सेम करेंसी। पहले डेफिनेशन को यहां तक पढ़ा। ये उस केसेस में होता है जो कंपनीज ग्रुप में काम करती है। ग्रुप का मतलब क्या है, इन मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपकी क्या है, फ्रेंचाइजीज है। जैसा कि यूके, मेरा बिजनेस यूके में और वहां की करेंसी क्या है, स्टर्लिंग पाउंड। यूएसए में वहां की करेंसी क्या है, डॉलर। थाईलैंड में वहां की करेंसी क्या है, थाई बात। जैपनीज येन, जापान, इंडिया आईएनआर। ओके, समझ लगे। ओके ओके, माशाल्लाह से बच्चों, यूके वालों की ट्रांजैक्शंस, यूएसए वालों की, थाईलैंड वालों की, जापान वालों की, इंडिया वालों की। जब ग्रुप ऑफ कंपनीज का बात करता हूं मैं ना, मैं अगर आप टैक्सेशन पढ़ के आते हैं ना मेरे पास, तो आपको ग्रुप ऑफ कंपनी समझाने की जरूरत नहीं पड़नी थी, क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेशन टैक्स के अंदर एक पूरा टॉपिक है ग्रुप ऑफ कंपनीज का। ग्रुप ऑफ कंपनीज की ना इंटरनल ट्रांजेक्शन भी होती, एक्सटर्नल भी होती है। इसका मतलब है ये लोग 5 करेंसीज में डील कर रहे हैं। कितने करेंसीज में डील कर रहे हैं, 5। कितने में, 5 में। तो हम इन्हें अलाउ करते हैं कि आप सब अपनी ट्रांजैक्शंस को एक ही करेंसी में कन्वर्ट कर लो। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी करेंसी चूज करनी है। अगर आपको सही लगता है तो ये नहीं है कि पेरेंट कंपनी की करेंसी में, यहाँ पेरेंट और सब्सिडरी वाला कोई काम है नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंपनी है। ये क्या है, जब मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज कहता हूँ, जब मैं सब्सिडरी और पेरेंट कहता हूँ, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या है, फर्क है। ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब क्या है, ये इंटरलिंक्ड है ट्रेड की वजह से। तो आप 5 करेंसीज में डील कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ कंपनीज आर अलाउड टू कन्वर्ट देयर ट्रांजैक्शंस इनटू द सेम करेंसी। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, पेपर में सवाल लिखा होता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज आर अलाउड टू कन्वर्ट देयर ट्रांजैक्शंस इनटू पेरेंट कंपनीज करेंसी। गलत, यहाँ पेरेंट का तो कोई वर्ड ही नहीं है। Group of companies are allowed to convert their transactions into same currency, and then डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस को क्या कर लो, नेट ऑफ। इसीलिए जैसे नेटिंग बोला जाता है। सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही करेंसी में कन्वर्ट कर लो, फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी ट्रांजैक्शंस उठाओ, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को क्या कर लो, नेट ऑफ कर लो। तो अमाउंट क्या हो जाएगी, कम। या तो रिसीवेबल बन जाएगा या पेएबल बन जाएगा। तो अब उसी के ऊपर रेट लगेगा। है मैचिंग की तरह। मैचिंग में भी क्या था, रिसीवेबल और पेएबल को नेट ऑफ किया जाता था, लेकिन यहाँ नेटिंग है, नेट बिछा हुआ है ना किसका, ग्रुप ऑफ कंपनीज का। तो उनको अलाउ किया जाता है कि अपनी ट्रांजैक्शन को एक ही करेंसी में कन्वर्ट करो, एंड देन डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को नेट ऑफ करो। अमाउंट लोअर हो जाएगी, और लोअर अमाउंट पे एक्सचेंज रेट की हिट भी क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। बात समझ आ गई आप लोगों को। तो नेटिंग आप लोग इसको जो है ना वो बुक से रीड कर लो, मैं आप लोगों को वो खोल देता हूँ। तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन है। ऑनलाइन वालों जिसको नेटिंग में मसला है, तलहा, यकूब, अली, बासत, दानियाल, ओन, शाहिद, अब्दुल्ला, मुझे बता सकते हैं चैट में। ये 5 कंपनी के साथ एक कंपनी जो ट्रेड करेगी वो इनके ये साथ 5 इंटरलिंक्ड है, इसीलिए तो इन्हें ग्रुप ऑफ कंपनीज कहा जाता है। तो इसका मतलब इनकी 5 करेंसीज में इनकी ट्रांजेक्शन होती है। जो एक कंपनी इन 5 के साथ कर रही होगी क्या, करेंसी, ये 5 आपस पांच- में करेंसी डिफरेंट 5 करेंसीज है ना, जैसा कि स्कैन ही है, स्कैन तुम्हारा 5 कंट्रीज में हो। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पाकिस्तानी पीकेआर दे रहे हैं, इंडिया में आईएनआर दे रहे हैं, सऊदी रियाल में एससीआर सऊदी रियाल दे रहे हैं, दुबई में दरहम दे रहे हैं, एईडी। क्लियर है, तो कितनी ज्यादा, 5 करेंसीज होगी ना। तो एंड पे क्या करो, सारे एक करेंसी चूज करो। तो हम सबने चूज किया सऊदी रियाल।
पाकिस्तान वालों ने भी अपनी ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट कर लिया, दुबई वालों ने भी, इंडिया वालों ने भी, सऊदीया का तो था ही SAR में। एंड पे चारों के डेबिट बैलेंस, चारों के क्रेडिट बैलेंस नेट ऑफ कर लो, नेटिंग हो गया, और अब सब पे एक ही एक्सचेंज रेट लगाओ। तो ये भी बुकिश ही है, अकाउंटिंग ही है, समझ लो। एक्चुअल में ऐसा करना बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल एंड कॉम्प्लिकेटेड। अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीजें। बच्चों किसी को मसला है तो वो मुझसे पूछ ले। और बच्चों आप लोग मुझे बताओ, दिस इज नेटिंग, मेरे सामने ही आ गया नेटिंग, इसको पढ़ो उकाशा। Netting is the process in which all transactions of group companies are converted into the same currencies and then credit balance are netted off against the debit balance so that only reduced net amount remain due to the paid or received. मतलब मुझे डेफिनेशन भी इस बार नहीं याद थी। A group of companies are allowed to convert their transactions into the same currency and debit balances are netted off with the credit balances। अमाउंट कम हो जाएगी और लोअर अमाउंट पे एक्सचेंज रेट की हिट भी क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। ऑनलाइन वालों को समझ आ गई, तो मैं एक्सटर्नल हेजिंग मेथड की तरफ चलूं, मुझे बता दो। यस यस ओके। अब आ जाते हैं, हमारा जो लेक्चर है ना वो रह गया है 15 मिनट का। उसके बाद एक आधा CR करना है, उसके बाद आपको घर का काम देना है, काफी हैवी वाला घर का काम होगा। तो कल जो नहीं करके आएगा उसको मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जिसको ये ना आता होगा वो आगे डेरिवेटिव्स क्या ही पढ़ेगा। तो और अगला जो टॉपिक है वो भी नहीं आएगा, बिकॉज आपने अगर कल का काम ही नहीं किया। इसको प्रैक्टिस करो, तब मैं आगे आप लोगों को लेके जाऊंगा। तो आज एक मैंने आप लोगों को मिसलिनियस टॉपिक भी कवर करवाना है, बिहेवियरल फाइनेंस। क्लियर है? तो वो बहुत जरूरी है। तो मैंने अब रोज की रोज एक एक मिसलिनियस टॉपिक कवर करवाया करना है, ताकि जाते हुए ईद से पहले 3 टॉपिक मेजर और चौथा मिसलिनियस टॉपिक्स भी हो जाए। जब आओ तो सिर्फ 3 टॉपिक पढ़े हुए, एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसके अलावा मैंने सब करवा के जाना। ये प्रोबेबली छुट्टियां नहीं, मैं जाने का सिर्फ कह रहा हूं। मैंने 10 को तकरीबन जाना है, 10 मतलब 19वें रोजे, ठीक है। यहाँ 11 हो जाएगी 20वां रोजा। उसके बाद 5 दिन आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है, ऑनलाइन। तो 25वें रोजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी। ओके हो गया? तो टेंशन ना लो, नेट बड़ा अच्छा है क्या। हाँ फिर छुट्टियां, हाँ ईद के चौथे दिन आप लोगों की क्लास सर होगी। ईद और सैटरडे से तक है तो उसकी पूरी 14-15 तुम्हारा दिमाग खराब है। 10 को जा रहा हूँ ना, हाँ इधर से ऑफ हो जाएगा, हाँ ऑनलाइन क्लास होगी। अरे इसके बाद जरा ज्यादा छुट्टियां नहीं, आप अच्छा क्लास में हम करते हो तो 3 दिन बाद वापस आ जाओ। नहीं ना, तुम जिस दिन मैंने घर जाना है उस दिन आप लोगों ने भी घर चले जाना है। क्लासेस ऑनलाइन आपने घर से लेनी है। तो ये तो फिर अब तुम्हारा है ना, ना तुम यहाँ कुछ कर रहे हो ना कुछ पढ़ रहे हो, फिर हम नहीं जाते तो फिर कल को तुम लेट आओगे। तो ये नहीं ना, जब आना है ना आप लोगों ने वापस, सिर्फ 1 महीना रह गया होना है, और फिर उसके बाद पेपर है, उसके बाद टेस्ट सेशन भी होगा, 3 टॉपिक्स भी करने हैं, लेकिन पेपर में फुली आप लोगों ने प्रिपेयर होके जाना है। नेक्स्ट, ओके बच्चों, अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर इंटरनल को इंटरनल क्यों कहा जाता है और एक्सटर्नल को एक्सटर्नल क्यों कहा जाता है। तो बहुत पहले मुझे भी इस बात का आंसर नहीं पता था। तो एक दिन मैंने मेरी सिस्टर से पूछा कि इंटरनल को इंटरनल, एक्सटर्नल को एक्सटर्नल मेथड्स क्यों कहा जाता है। उसने कहा जितने भी इंटरनल मेथड्स हैं उसमें कभी भी हमें थर्ड पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक्सपोर्टर और इंपोर्टर 2 पार्टीज ही हैं। जितने भी एक्सटर्नल मेथड है उनके अंदर एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है। जैसे पहला 3 एक्सटर्नल मेथड है, 2 हमने आज पढ़ने हैं, तीसरा डेरिवेटिव्स हम कल पढ़ेंगे। तो जब MTQ आएगा किसका, एक्सटर्नल हेजिंग मेथड का, यानी कि फॉरेन करेंसी का MTQ आएगा, तो उसके अंदर कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा एक इसका फॉरवर्ड रेट का, एक होता है मनी
मार्केट हैजिंग, एक होता है डेरिवेटिव्स। सर एमटीक्यू में होगा क्या? एमटीक्यू में ना इसका और इसका ये कंफर्म है, इन दोनों के कंफर्म। आप चाहे बीबीबी के एमटीक्यू कर ले, चाहे कैप्लन के एमटीक्यू कर ले, चाहे पेपर में एमटीक्यू आ जाए, जब एमटीक्यू आना है फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का, तो पहले ही सवाल आपके सामने होना है फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होना है मनी मार्केट हैजिंग, दो। बाकी 3 थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, या तीसरा कैलकुलेशन वाला भी हो सकता है, और बाकी 2 थ्योरेटिकल। सर अगर तीसरा कैलकुलेशन वाला हुआ तो वो कौन सा होगा? वो या लीडिंग एंड लैगिंग में से होगा, इस बार भी लीडिंग एंड लैगिंग में से था। समझ लग गई? या परचेजिंग पावर पैरिटी एंड आईआरपीटी में से होगा, वो कहेगा फॉरवर्ड रेट निकाल लो, या वो कहेगा एक कंट्री की इन्फ्लेशन रेट निकालो, या दूसरी कंट्री की इन्फ्लेशन रेट निकालो, या एक कंट्री का इंटरेस्ट रेट या दूसरी कंट्री का इंटरेस्ट रेट निकालो। तो क्वेश्चन ऐसे होगा। आपको बात समझ आ गई? तो दिस इज, और बाकी 2 होंगे थ्योरेटिकल। 2 क्या होंगे? वो ज्यादातर डेरिवेटिव्स में से बनाता है थ्योरी, क्योंकि डेरिवेटिव्स की कोई कैलकुलेशन है नहीं है, तो थ्योरी इसमें से आएगी। अच्छा सारे बच्चे जरा कान खोल के सुन लो। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, वैसे भी आप लोगों को ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये आप लोगों को आता है, ये आप लोगों को आता है, ये इतना मुश्किल है नहीं है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया हुआ है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें कुछ भी नहीं करना। बात समझ आ जाएगी आप लोगों को? इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आने हैं तलहा यकूब, और एक एमटीक्यू आना है। एक एमटीक्यू और 2 एमसीक्यू। एमसीक्यू तो कुछ भी बन सकते हैं ना, थ्योरेटिकल। एमसीक्यू एक तो लाजमी टाइप ऑफ रिस्क में से आना है। 3 रिस्क लिखे होने हैं, उनके सामने डेफिनेशन लिखी होनी है, आपने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। हर बार आता है, एक ही पढ़ा भी एक ही हुआ है शर्मा के पास एमटीक्यू, एक ही पढ़ा हुआ है। तो वो तो अक्सर बच्चे 1 मिनट में लगा लेते हैं, क्योंकि रिस्क में कोई कंफ्यूजन है नहीं है, वो तीनों ही अलग अलग, तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो दिस इज, अब सारे बच्चे, मैं आपको बताता हूँ हमेशा एग्जामिनर से मुझे मोहब्बत हो जाती है, बिकॉज वो कई दफा इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट टेस्ट करते हैं। लास्ट टाइम उसने चौथा एमटीक्यू बनाया, उसने कहा कि फाइनेंस डायरेक्टर ने ऑप्शन दिया है कि लीडिंग एंड लैगिंग जो है ना, वो एक सुइटेबल ऑप्शन है टू हेज द फॉरेन करेंसी रिस्क। आप मुझे बताएं कि किस केस में लीडिंग एंड लैगिंग नहीं चल सकता? हाफिज ने जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी उस दिन इसका आंसर दे दिया था, शायद अभी हाफिज को याद ना होगा, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि कौन सी ऐसा केस है जिसके अंदर लीडिंग एंड लैगिंग का ऑप्शन नहीं चल सकता, जब कंपनी लीडिंग एंड लैगिंग नहीं कर सकती। ऑनलाइन वालों एक्टिव हो जाओ, बताओ। चलो फिजिकल वालों आप लोग भी, कब लीडिंग एंड लैगिंग नहीं हो सकती? ऑप्शन नहीं है, मुझे मुझे पता ही नहीं है कौन से ऑप्शन थे वहां, मुझे सिर्फ राइट ऑप्शन का पता है। हाफिज आज भी दिमाग लड़ाओ। कैश में ट्रांजैक्शन होगी तो बच्चे रिस्क है सर, नहीं मतलब हम हेज किसको कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन रिस्क को, है ना? तो ट्रांजैक्शन रिस्क तभी है ना जब 3 माह बाद 6 माह बाद पेमेंट करनी है। कैश दे दिया तुमने तो कौन सा रिस्क? वो तो ऑन द स्पॉट हो जाएगा। ऑनलाइन वालों जल्दी करो, करेंसीज फ्लक्चुएट की वजह से ही तो रिस्क है ना, इसीलिए तो हम लोग लीडिंग एंड लैगिंग को चूज करेंगे। तो मुझे डर है करेंसी अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट ना हो जाए। नहीं ना, तो रिस्क को खत्म करने के लिए तो लीडिंग एंड लैगिंग इस्तेमाल करना है ताकि रिस्क कम हो। हाँ ये सबसे कम टाइम होगा यहाँ स्टेबल करेंसी। नो नो नो, ये बहुत आसान है। ये आप बता तो जो देना। लीडिंग का मतलब है जल्दी पेमेंट, लैगिंग का मतलब है लेट पेमेंट। कब नहीं ये चल सकता जल्दी और लेट पेमेंट वाला सीन? बच्चों जब फिक्स डेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो,
आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि उस डेट के ऊपर आपने पे करना है या रिसीव करना है। तो अब लेट और अर्ली वाला तो कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहा। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कमिटमेंट हो जाती है, तो आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता। ये एमटीक्यू कल मैं आप लोगों को छापा मार के सेंड कर दूंगा, करके आना है घर से। तो उसके अंदर चौथा एमसीक्यू है। तो देखो ना कितना प्यारा, मैंने मेरे कभी किसी ने के ज़हनों को मालूम भी नहीं होगा पढ़ाते हुए। हमेशा एग्जामिनर कुछ ना कुछ ऐसा टेस्ट कर देता है कि अगली दफा फिर बच्चों को बताना पड़ता है, फिर अगली दफा वो नया टेस्ट कर देता है। तो एग्जामिनर हमेशा बताता है कि 30 मार्क्स का पेपर ऐसा होता है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों में फर्क करता है। तो ऑप्शन तो 7 ऑप्शन थे ना, तो ऑप्शन तो इतने ज्यादा आपस में मैच हो रहे थे कि मतलब अंदाजा लगाने बहुत मुश्किल था। लेकिन 1 मिनट के अंदर मुझे पता लग गया कि ये यही है इसका ऑप्शन। तलहा भी इसका, तलहा को भी क्वेश्चन आया था पेपर में, तलहा ने जाके बताया तलहा को ऑप्शन नहीं याद थे, तो मैंने तलहा को ऑप्शन बताए बगैर बता दिया कि लीडिंग एंड लिंकिंग तब नहीं चल सकता जब फिक्स डेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो आपका ना। तो तलहा कहता है ये ऑप्शन था लेकिन मैं ये लगा के नहीं आया। हाँ हाँ, तलहा पास हो गया था लेकिन। ओके बच्चों, बहुत आसान, इंतहाई आसान, आपको आता है पहले। उसके बाद जो नहीं आता उसकी तरफ मूव हो जाएंगे। मनी मार्केट हैजिंग तो जरा थोड़ा लेंथी है। तो फॉरवर्ड में जहाँ हलवा में प्रोस के नंबर मिल जाते हैं, वहां मनी मार्केट में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सर जी मेरा नेट इशू हो गया था, वो आपने बता रहे थे एमसीक्यू लीडिंग एंड लेजिंग में कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं होता, वो जरा एक बार दोबारा बता दें। चलिए रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, आगे चलो। ओके सर जी, रिकॉर्डिंग जल्दी भेज देना प्लीज। ओके, ये फिर आ गया कहीं से। वही बड़ी फिल्म है, तुम लोगों को नहीं इसका पता। तुम लोगों ने नहीं कहना, ये मैं प्यार से सिर्फ कह सकता हूँ। यहाँ तलहा यकूब जो इसका बेटर हाफ है। सर जी आप राज फाश कर रहे हैं इधर। तो बेटा तुम्हारा तलहा यकूब बेटर हाफ नहीं है, तुम मान जाओ कि है नहीं। है वो तो है। तो वो तो है, देखा पापा जी की बात इसको समझ आती है। ये तो देखो जरा, ये सर दोस्त है वो। दोस्त नहीं बेटा, वो बेटर हाफ से बोलते हैं, वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है। पर अब तो ला भी पास है। ये तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारे तो बेटर है अभी 10 है, तो उसे आम जुबान में टैक्सी बोलते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मुझे ना 3 माह बाद या 6 माह बाद या 9 माह बाद एक पेमेंट करनी है या 4 माह बाद। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा कि मैंने पेमेंट करनी है, तो आप मेरे साथ एक रेट क्या कर लें, हैच कर लें, फिक्स कर लें कि मेरी पेमेंट जो है ना वो 3 माह बाद उसी एक रेट के ऊपर होगी। तो बैंक आपको एक रेट ऑफर करता है, तो आपकी पेमेंट उसी रेट पर होती है। खत्म हो गया फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट। सवाल कैसे करना है, फॉरवर्ड रेट आपको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो एक एमसीक्यू में पहले वो फॉरवर्ड रेट निकलवाएगा, फिर फॉरवर्ड रेट का क्या देगा, क्वेश्चन देगा। लेकिन ऐसा कभी आज तक देखा नहीं गया। फॉरवर्ड रेट तो निकालना सबको ही आता है, और वहां रेट भी क्या होगा, एक ही निकाल सकते हो ना, रेंज तो नहीं निकाल सकते। तो उसने फॉरवर्ड रेट रेंज के साथ हमेशा दिया होता है। क्लियर है, एक एग्जांपल कर लेते हैं नोट से। ये लो बच्चों, बच्चों 6 माह बाद आपको $5 लाख आने थे। कितने आने थे डॉलर, 5 लाख। कितने डॉलर आने थे, 5 लाख। स्पॉट रेट चल रहा है 1.30 और 1.31 डॉलर ओवर पाउंड। कितना, 5 लाख डॉलर आने थे और रेट चल रहा है 1.30 और 1.31 डॉलर ओवर पाउंड। एक मिनट जरा मुझे देख लो, आने ही थे ना। एक्सपोर्ट रिसीट्स हैं, क्या है, एक्सपोर्ट रिसीट्स हैं। और ये बच्चों ये फॉरवर्ड रेट है, ये क्या है, फॉरवर्ड रेट है 3 मंथ का। फॉरवर्ड रेट कितने मंथ का बच्चों, अगर आपको फॉरवर्ड रेट गिवन ना हो, लेट्स सपोज ईयरली गिवन हो,
ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। तो ये आपको वो बताएगा कि कितने माह का फॉरवर्ड रेट आपको गिवन है। क्लियर है? यहां आप चेंज नहीं कर सकते कि 131 उसको आप 6/2 कर दें, ये बाय 2 कर दें। क्लियर है? कर भी सकते हैं लेकिन नहीं करना आप लोगों ने। हाँ, अगर आपसे निकलवाना हो 3 माह का, 6 माह का, 9 माह का, तो वो जो फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला पढ़ाया था ना IRPT में, वहां इंटरेस्ट रेट को चेंज करो तो फॉरवर्ड रेट भी उतने मंथ का निकला है। सर जी ये आपने स्पॉट रेट नहीं लिखा, फॉरवर्ड रेट उसने बिल्कुल नीचे वाली लाइन में दिए हुए 1.32-1.33। हाँ बच्चों सही कह रहे हैं। देख लिया आप लोगों ने आज कैसे कैसे लोग बोल रहे हैं, शर्म करो। 1.32 $1.33 ओवर पाउंड, ये है फॉरवर्ड रेट और ये है स्पॉट रेट। लेकिन बच्चों आपको पता है कि हमको क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन किसका कर रहे हैं? क्वेश्चन किसका कर रहे हैं? इधर देख, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये बैंक ने हमें क्या दिया है? रेट दिए। समझ लग गई? ये बैंक ने हमें क्या दिया है? ये बैंक ने हमें क्या दिया है? ये क्या दिया हमें? बैंक ने रेट दिए। अच्छा बच्चों, एक दफा उसने ये भी सवाल कर लिया था, आप मुझे बताओ स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट बराबर क्यों नहीं है? मैंने तो आपको कहा था स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट बराबर होते हैं। तनाजी को तुम तो बताओ जरा, तुम्हें जो लाइकनेस का टैग दिया हुआ है वो तो उतरे आज जरा। सर वो तो इन्वेस्टर बराबर करते हैं, क्या? वो तो इन्वेस्टर बराबर करते हैं। नहीं बेटा, मैंने कहा था फ्यूचर स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट बराबर होते हैं, स्पॉट और फॉरवर्ड रेट बराबर नहीं होते। अब बात समझ आई? यस सर। वैसे और भी बहुत कुछ करते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि हमने एक रेट हेज किया है तो ये तो कभी भी किसी, सॉरी, रेट हेज किया है तो स्पॉट रेट तो कभी भी किसी भी सूरत में नहीं लेना। क्या नहीं लेना? नहीं लेना। अब बच्चों तुम मुझे बताओ, हाफिज मल्टीप्लाई का केस है या डिवाइड का केस है? डिवाइड का केस है, डॉलर भी न्यूमिनेटर में है और एक्सचेंज रेट में भी डॉलर क्या है? न्यूमिनेटर में है। लेकिन बच्चों पैसा आ रहा है तो डिवाइड विद हायर रेट ताकि आंसर क्या है? कम आए। तो हम 5 लाख डॉलर को डिवाइड कर देंगे $1.33 ओवर पाउंड से, तो डॉलर से डॉलर कट जाएगा। मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है? 37 375939 375939। तो सर 375939 नजर आ रहा है? 40 राउंड ऑफ कर दिया उसने। समझ लगी आप लोगों को? ऑनलाइन वालों, फॉरवर्ड रेट में कोई मसला है तो मुझे बताओ। फॉरवर्ड रेट की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा के फिर मैंने आगे चलना है। सबसे ज्यादा ट्रिकी और सबसे ज्यादा मनी मार्केट हैचिंग, मनी मार्केट हैचिंग, मनी मार्केट हैचिंग। तो ये जो तुम लोग हंस रहे हो ना, ये वो मनी नहीं है। इसलिए मेरा मुंह ना खुले तो बेहतर होगा तुम लोगों के लिए रोजे में। कुछ नहीं बोला हाफिज तो वैसे ही इंतहाई गंदा है। था कल क्या उसके साथ रोज होता है? छू को क्या चेक कर ले। बकवास कर रहे हैं आगे। वैसे इसके दोस्त है चेले चपटे, हॉस्टल में बैठा रहता है, एक बर्गर खाते हैं 6 लोग मिलके।
साथ ही अली बासत को भी मिला लेते हैं और दानियल शाहिद को भी। ओके बच्चों, इधर देखो, अंडे वाला बर्गर, वो भी 6 लोग। बच्चों फॉरवर्ड रेट में किसी को कोई मसला है? ऑनलाइन वाला तुम लोग भी कम से कम एटलीस्ट बता दिया करो चैट बॉक्स में कोई मसला है। ओके मनी मार्केट है अच्छी। इससे पहले फॉरवर्ड रेट की थ्योरी देख लो बच्चों जरा। मुझसे पूछा क्या, चलिए सर फॉरवर्ड रेट है क्या, तो मैं कहूंगा इट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। दोबारा, कि टू टेक प्लेस द ट्रांजैक्शन ऑन स्पेसिफाइड डेट एंड एट स्पेसिफाइड रेट। आज ही हम दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी कि फ्यूचर में इस डेट को 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद इस रेट पे क्या होगी, ट्रांजैक्शन होगी। लीगली बाइंडिंग है, इसका मतलब है इसका नुकसान क्या है, यू कैन नॉट कैंसिल इट। डिफॉल्ट रिस्क होता है, जैसे मैंने आपको बताया था वो मेरी सिस्टर वाली एग्जांपल में, वो आदमी भाग गया, उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा। क्लियर है बच्चों? तो वो क्या है, क्या है वो, डिफॉल्ट रिस्क है। तो इसके डिसएडवांटेजेस में क्या है कि आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर है? डिफॉल्ट रिस्क हमेशा मौजूद रहता है। क्लियर है? आपके पास चॉइस खत्म हो जाती है बिकॉज लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। फायदा क्या है सर इसका, इजी टू अंडरस्टैंड है। क्या है ये, कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल था इसको समझना? समझ लगी? आज जाओ एक रेट हेज करो, फ्यूचर में उसके ऊपर क्या कर देना, ट्रांजैक्शन कर देना, मुश्किल ही नहीं था। दूसरा, टेलर मेड है। क्या, टेलर मेड एक इंग्लिश का प्रोफेशनल वर्ड है। टेलर मेड का मतलब क्या होता है, कस्टमाइज्ड। स्टैंडर्डाइज नहीं है कि आप जाएं तो आपको एक लिस्ट पकड़ा दें कि सर ये रेट है। नहीं, वो आपसे पूछेंगे सर आपकी ट्रांजैक्शन कितनी है, कितनी ट्रांजैक्शन, कितने की आपने ट्रांजैक्शन करनी है। ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई, थोड़ा रेट क्या देंगे, कम देंगे, ताकि बिजनेस हमसे ही क्या करे, ट्रांजैक्शन करे। आप लोग अगर करवाने चले जाओ, वो कहेंगे ट्रांजैक्शन कितनी है, आप कहोगे 132 पाउंड, वो कहेंगे वो देखो रास्ता, जिस रास्ते से आया तो उस रास्ते से वापस चला जा, हम तुम्हारे साथ कोई रेट हैज नहीं कर रहे। फिर वो देखेंगे ये बंदा हमारे साथ कितना लॉयल है, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है। एक बंदा क्रेडिट कार्ड है उसका इशू हुआ, वो वहां पर ही डिफॉल्टर है, क्रिएट किया हुआ, उसके साथ कभी भी नहीं अगले हैच करेंगे फॉरवर्ड रेट। तो ये कस्टमाइज्ड है, टेलर मेड। क्या, टेलर मेड, टेलर मेड। जरा इसको पढ़ना शुरू करो। अली बासित, इसको रीड करो। मैं ये आइडेंटिफाई करूं ये कौन कौन सो रहे हैं लेक्चर रीड करूं सर? रीड करूं सर? जी बेटा। A forward contract is legally binding agreement between two ये बहुत parties to इंपॉर्टेंट, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। तो जो चीज लीगली बाइंडिंग होती है उससे आप पीछे नहीं हट सकते, यू कैन नॉट विड्रॉ योर कमिटमेंट। नेक्स्ट, buy or sell currencies in future at predetermined rate and हाँ जी, pre-specified date. रेट भी स्पेसिफिक है और डेट भी स्पेसिफिक है। ये देखो ना, 6 मंथ, 6 माह बाद, और रेट भी गिवन है और डेट भी गिवन है। नेक्स्ट, Example, home currency is यहां से एडवांटेजेस पढ़ो। eliminate currency risk as foreign exchange costs are determined upfront. बच्चों क्या आपको फायदा समझ आया कि नहीं आया? एलिमिनेट करेंसी रिस्क एज फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट आर डिटरमाइंड अपफ्रंट। अपफ्रंट का मतलब होता है पहले ही, रिस्क है ही नहीं। They are tailor-made and can be matched हाँ, against the time बस करो, period. रिस्क है ही नहीं। कैसे, मुझे ये जो रिस्क था ना, करेंसी एडवर्सरी मूव ना कर जाए, यही था ना ट्रांजैक्शन रिस्क, जब पे करने जाओ करेंसी एडवर्सरी मूव ना कर जाए। अब तो रेट जो गिवन है उसी पे क्या होगी ट्रांजैक्शन, तो ये तुम्हारी किस्मत है।
एडवर्सली मूव कर गया तो तुम्हें फायदा हो जाएगा, फेवरेबली मूव कर गया तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा, बट अब तुम इससे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इससे फॉरेन करेंसी रिस्क खत्म हो जाता है, बिकॉज आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी ये आपको अपफ्रंट पता लग जाता है, क्योंकि रेट आपके सामने होता है। नेक्स्ट बच्चों, ये सारी लाइन नहीं करनी, ये बहुत बकवास लिखी हुई है, ये मैंने आपको बात बता दी है कि डिपेंड करता है, बल्कि कर ही लेना, रहने दो काटने को, ये बात मैंने आपको बता दी है। टेलर मेड का मतलब क्या है कि आपका कितना कैश है जिसको जो आपने पे करना है या जो आपको रिसीव होना है जिसके लिए आप हेजिंग करवाने आए हैं, साइज मैटर करता है। क्लियर है बच्चों? दूसरा, साइज के साथ साथ हमें ये मैटर करता है ड्यूरेशन कितनी है। क्लियर है? ज्यादा ड्यूरेशन होती है तो रिस्क ज्यादा होता है, तो फॉरवर्ड रेट थोड़ा ज्यादा भी ऑफर कर देते हैं या कम ऑफर कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है साइज पे, ये डिपेंड करता है किस पे, ड्यूरेशन पे, इसलिए टेलर मेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ो। They are tailor-made and can be matched against the time period of exposure as well as for the cash size of the exposure. Therefore, they are referred as a complete. इसको कंप्लीट हेज कहा जाता है, इसीलिए। क्यों? क्योंकि ये टेलर मेड है, कस्टमाइज्ड है। अगर स्टैंडर्डाइज होते हम उनमें से एक चूज कर लेते, लेकिन वो हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं होता। तो जब मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है तो मेरा फुली रिस्क को हेज कर ही नहीं सकता, बट ये फुली रिस्क को हेज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंगली सेट किए जाते हैं, मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, दे आर टेलर मेड। और अपफ्रंट का मतलब है कॉस्ट का मुझे पहले ही पता लग जाता है, बिफोर टाइम। नेक्स्ट पढ़ो। It disadvantage, sir. एडवांटेज पढ़ो पहले। They are easily to understand. यस, नेक्स्ट। Disadvantages. It is subject to default risk. There may be difficult to find counterparty. They are legally binding to so difficult to cancel. कैंसिल नहीं कर सकते बट भाग सकते हैं, भागने का रिस्क हमेशा मौजूद रहता है। तीसरा ये बच्चों, काउंटर पार्टी ढूंढना मुश्किल है। कैसे? बिकॉज आप हर बैंक में चले जाए, हर बैंक एक डिफरेंट रेट, डिफरेंट चीजें क्या करती है, ऑफर करती है। तो फिर आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल होता है कि कौन सी काउंटर पार्टी को आप क्या करें, चूज करें जिसके साथ आप इसको हेज कर सकें। अली बासित, आपने कहीं जाना था, आप टाइमिंग का पूछ रहे थे? No, sir. तो फिर बेटा क्या ऐसा मसला बन गया तुम्हें? Sir, information लेना sir. नहीं, ये वो कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं थी जो तुम उसे लेना चाह रहे थे? पढ़ू सर आगे? नहीं, अब पढ़ना नहीं बेटा, अब तो देखने का वक्त आ गया। ओके सर, दिखाएं सर। तारीख के बाद ये कौन था? कौन था ये? हसन था? मनी मार्केट है जी बच्चों, उसको तो पता है, वो तो अक्सर तारीख के बाद आते रहते हैं। मनी मार्केट हैचिंग बच्चों, ये देखो कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लेक्चर का हक अदा हो, जो आज हमने संडे वाले दिन क्लास रखी है, तो कोई बच्चा इस लेक्चर को छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये बैकबोन ही ये है। बैकबोन ही क्या है ये, इसको समझना इतना आसान नहीं। सबसे पहले मनी मार्केट क्या होती है, ये आपको MA2 में देखो, ACCA की खूबसूरती, ये बात आपको MA2 में बहुत डिटेल में पढ़ा दी गई थी कि मनी मार्केट क्या होती है। मैंने तो नोट्स के अंदर, कुछ याद है मनी मार्केट के बारे में? नहीं याद होगा, कहाँ याद होगा, हालांकि ये MA2 मेरे से पढ़े हुए हैं। मनी मार्केट के बारे में मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस पूरे इसके अंदर एक मिसलेनियस टॉपिक है, टाइप ऑफ मार्केट्स, तो मैं वहां ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ MA2 वाला लेवल बता रहा हूं। हर वो मार्केट जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग और सेलिंग करते हैं, इट इज नॉन एज मनी मार्केट। इट इज नॉन एज इट इज नॉन एज इट इज नॉन एज पता कब से कब तक? 1 नाइट से लेके 1 ईयर तक की इन्वेस्टमेंट जहां पे होती है उसे मनी मार्केट कहा जाता है। आपके पास पैसा था,
आपने एक रात के लिए इन्वेस्ट कर दिया जी, एक रात से एक साल तक की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है वो क्या है, मनी मार्केट में होती है। जहां शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसको क्या क्या बोला जाता है, उसको मनी मार्केट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मनी मार्केट, उसको मनी मार्केट कहा जाता है। नहीं ना, आपकी मर्जी है, जिसके अंदर आप करेंसी को ट्रेड करते हैं एक रात से लेके एक साल तक। तो मुझे जितनी भी क्रिप्टो, फॉरेक्स, ईच एंड एवरीथिंग है, ये कौन सी मार्केट है? ये कौन सी मार्केट है? मनी मार्केट है। ठीक है, जो ओवरड्राफ्ट आपको मिलता है, ये कौन सी मार्केट से मिलता है ओवरड्राफ्ट? मनी मार्केट से। 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए, उस मार्केट को क्या बोला जाता है? मनी मार्केट। बट लॉन्ग टर्म डेट तो मनी मार्केट से नहीं मिलता, 3 साल 4 साल के लिए। तो मनी मार्केट जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, बाइंग सेलिंग होती है करेंसी की फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म। क्लियर है? तो आप अगर चले जाए मैक्स में, तो वो आपको एक मनी मार्केट अकाउंट बताएंगे, मेरे अकाउंट में 13 लाख रुपया पड़ा है, वो रात के लिए मनी मार्केट में चला जाएगा। हो सकता है वो 500 रुपया कमा ले, तो 500 ऐड हो जाएगा। ये तो उस टाइम के रेट पे पता लगेगा ना, लेकिन हराम है। 500 मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा ना, और 500 बैंक रख लेगी। तो मैं क्यों रात को मनी मार्केट में बना पैसा? बहुत सारे लोग हैं वो रात को अपनी करेंसी को किसी जगह पे किसी कॉइन में लगा के सोते हैं, सुबह उठते हैं या तो खाली हो चुके होते हैं या फिर भर चुके होते हैं या स्टेबल रह रहे होते हैं, या थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज आता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी इस पे अल्लाह उस वक्त से बचाए कि जब आपको हराम रास आना शुरू हो जाए, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन। लोग समझते नहीं है ना, एग्जैक्टली। जब आपको बगैर इबादत के अचानक से पैसा आना शुरू हो जाए, तो समझ लो आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। तो याद रखना, एक इंसान को एक हिस्से का रिस्क नहीं मिलता। मुझे जो रिस्क मिल रहा है ना, उसमें मुझे मेरी बहनों पे खर्च करने के लिए, मेरे माँ बाप पे खर्च करने के लिए, रिश्तेदारों, गरीबों, ये वो, उनमें से एक एक को भी आपने पीछे हटना शुरू किया तो रिस्क में कमी आना शुरू हो जाएगी। पर लोग इसको नहीं समझते। इधर देखो बच्चों, मनी मार्केट, 2 केसेस हैं, एक्सपोर्टर की और इंपोर्टर की। तो इसमें ये पता लगाना सबसे पहले एक्सपोर्टर है ये इंपोर्टर, क्योंकि केस टोटली क्या है, ऑपोजिट। बच्चों जरा थोड़ा रेडी हो जाओ, कहानी शुरू होने लगी है। हमारी अधूरी कहानी। एक्सपोर्टर, मुझे ना 6 माह बाद पैसे आने यूके से। कितने माह बाद पैसे आने? 6 माह बाद। कितने आने? 1 लाख पाउंड। ये है फॉरेन करेंसी। ये क्या है? तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कि यहाँ पर मैंने क्या लिखनी है अपनी फॉरेन करेंसी, क्योंकि मुझे 6 माह बाद पैसे आने हैं। कर लोगे? ओके। मैंने कहा कि क्यों ना जो मुझे पैसे आने हैं मैं फॉरेन करेंसी में आज, पैसा 6 माह बाद आना है 1 लाख पाउंड, मैं आज ही फॉरेन करेंसी में क्या ले लूं? लोन ले लूं। किसमें लोन ले लूं? पीकेआर में नहीं, पाउंड में लोन ले लूं। कितने का? और जब 6 माह बाद पैसे आए तो मैं उस बैंक को पैसे पे कर दूं, काम खत्म। उस जगह ये सब कितनी तेजी तुमने मारने की कोशिश की है। आज बैंक से लोन पकड़ लो, 6 माह बाद उसको लोन वापस कर दो जो बैंक से पैसे है। वेयर इज द इंटरेस्ट? कहां गया इंटरेस्ट? मैंने कहा इसका एक तरीका है। उसने कहा वो क्या तरीका? मैंने कहा तुम मुझे पैसे 1 लाख पाउंड ना दो, तुम अपना इंटरेस्ट रेट माइनस करके मुझे पैसे दो, ताकि एंड में मैं तुम्हें 1 लाख पाउंड ही दूं 6 महीने बाद, तो तुम्हारा मेरा क्या हो जाए,
नेट ऑफ हो जाए। बात समझ आ रही है? इसको मुझे अब याद नहीं है, मैंने MA2 में आपको पढ़ाया था। ये लोन की एक टाइप है जिसके अंदर आपको ना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दी जाती, इंटरेस्ट पहले से माइनस करके अमाउंट दे दी जाती है। एंड पे आपने वही अमाउंट क्या करनी है, पे करनी है, और आपका और उनका सेटल हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई अमाउंट वापस से नहीं करनी। जैसा कि 10% इंटरेस्ट है ना, मैंने 1 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया है। कितने लाख के लोन के लिए अप्लाई किया है? 1 लाख के लोन के लिए 10% इंटरेस्ट है, वो मुझे 90,000 देंगे। कितने कितने देंगे? एंड में मुझसे लेंगे कितना? 1 लाख। इंटरेस्ट चला गया। मैं यही काम यहां करना चाह रहा हूं, क्योंकि 6 माह का इंटरेस्ट भी है। उसने कहा लीजिए ठीक है, यस लमसम लोन। लेकिन लमसम लोन भी ये नहीं होता, इट्स नॉट अ लमसम लोन। ओके, ये लमसम लोन नहीं है। क्लियर है? ये है, मुझे इसका नाम याद भूल गया है, लेकिन इसके अंदर प्रिंसिपल को वो पहले ही क्या कर लेते हैं, फ्लैट रेट पता नहीं कुछ ऐसे इसको बोलते हैं, कि इसके अंदर पहले से जो है ना वो डिडक्ट कर लिया जाता है। अब आ गया 1 लाख पाउंड हो गए आपके पास। 1 प्लस FCY। FCY का मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी किसका लगेगा? फॉरेन करेंसी का। अच्छा सर, मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूं? अभी पीछे सिखा के आया हूं लीडिंग एंड लैगिंग में। डिवाइड तब करना है जब आंसर कम लेके आना है। मुझे 1 लाख पाउंड का लोन नहीं चाहिए, तो मुझे इंटरेस्ट माइनस करके कम अमाउंट में पैसे दे दो। उसने कहा ठीक है। जरा लेट्स सपोज, बच्चों याद रखना ये रेट हमेशा एनुअली गिवन होता है। कब गिवन होता है? मुझे पैसे कितने माह बाद आने थे? 6 माह बाद। तो मुझे उसे 6 माह के रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज फॉरेन करेंसी के 2 रेट होते हैं, एक बोरो और एक लैंडिंग। बोरो आप करने जाओ तो आपको 8%, और अगर आप लैंड करने जाओ तो आपको 7% रेट दिया जाता है। होता है ना ऐसा कि जब आप पैसा रखवाने जाते हैं बैंक में तो कम रेट मिलता है, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो ज्यादा रेट मिलता है। बच्चों ये मैंने पैसा लैंड किया है या पैसा बोरो किया है? पैसा बोरो किया है। तो बोरो किया है तो कौन सा रेट लगेगा? फॉरेन करेंसी का बोरो रेट। कौन सा रेट? बोरोइंग रेट होता है 8% पर ईयर। तो लेकिन मैं 6 माह के बाद तो इसको 1 प्लस 0.04 हो जाएगा। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 तो कितना आया? बच्चों जरा सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितना आंसर आ रहा है। एक्टिव हो जाओ। 96154 पाउंड। अली बासिर ये 13747341 क्या है? ये कोड है उसका? बच्चों किसी को समझ आया या नहीं आया? ओके, इधर देखो जरा, मैं कौन हूं? एक्सपोर्टर। मुझे 6 माह बाद पैसा आना है, तो मैं 1 लाख पाउंड आना है, तो मैं आज ही फॉरेन करेंसी में लोन ले लूंगा, तो मुझ पे फॉरेन करेंसी का बोरिंग रेट अप्लाई होगा। क्या होगा? 1 प्लस FCY। अगर 3 माह का है तो इस रेट को मुझे 3/12 करना पड़ेगा, 6 माह का है तो 6/12 करना पड़ेगा। हो गया, एक काम हो गया। तो बच्चों ये मैं कर क्यों रहा हूं? ताकि मुझे इंटरेस्ट डिडक्ट करके पैसे दो, ताकि एंड पे मुझे वो दे कितने रहे हैं? 96,154 पाउंड। 6 माह बाद मैं उन्हें कितने दूंगा? 1 लाख पाउंड। तो मेरा और बैंक का फिर पीछे कुछ भी बैलेंस नहीं रह जाएगा। ओके बच्चों खुश हो जाओ, पैसे मिल गए हैं। अब इसको आज के स्पॉट रेट पे, क्योंकि आज पैसे मिल गए ना,
पाकिस्तानी करेंसी में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। तो मुझे बच्चों स्पॉट रेट का पता लगा, आप गौर से सुनना। स्पॉट रेट चल रहा था 320 और 325 पीकेआर ओवर पाउंड। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, आ रहा है। मल्टीप्लाई का केस है, डिवाइड का केस है, मल्टीप्लाई का रेट। वहां न्यूमिनेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में है, और पैसा आ रहा है तो मल्टीप्लाई विद लोअर रेट। तो बच्चों इसको मैंने होम करेंसी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे, 96154 इंटू 320 पीकेआर ओवर पाउंड। तो पीकेआर में आंसर आ जाएगा 30769। चैट बॉक्स में लिख के बताओ, बोलो ना। तो बच्चों 96154 इंटू 320, तो ये हो जाएगा 30769,280 PKR। क्योंकि बच्चों थोड़े पैसे नहीं थे, पैसे हमारे पास 7 को 6 लिखो, हो गया। वैसे इसमें क्वेश्चन ठीक ही है। 30769,280 कर लोगे आप लोग? कितने बने? 3,07,69,280। 76 लाख 9200। 76 लाख नहीं जाहिल, 3,07,69,280 हाँ ओके ओके 7 लाख 7 यूनिट 10 क्या, 10 करोड़ 10 लाख। क्योंकि यूनिट आप यूनिट 10 करके देख लिया करो ना, कितने वो है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये लैंडिंग का केस भी पढ़ना है आज। क्या लैंडिंग का केस भी पढ़ना है। आगे देखो बच्चों, उन्होंने क्या लिखा सर, हमने तो समझा था कि तुम सीएफए भी कर रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह सीएफए लेवल 2 का एग्जाम देने वाला हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, यहां तक तो तुम्हें पता नहीं लगा कि फॉरेन करेंसी को हेज करने के लिए गए, तो माशाल्लाह से अगर 1 लाख में से मैं माइनस करूं 96154, 3,846 पाउंड की क्या फेस करके आ गए कॉस्ट। इतना तो बेशक फॉरेन करेंसी का रिस्क ना होना होता, इतना फॉरेन करेंसी का रिस्क नहीं था जितना तुम फेस करके आ गए हो। और तुम बड़े खुश हो रहे हो कि इस पैसे आज ही मिल रहे हैं, आज ही मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 96154। उसको जब कन्वर्ट किया तो वो कितने बन गए? 307,69,280। मैंने कहा कि मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, काम तो अभी एक स्टेप बाकी है। उसने कहा लेकिन वो क्या? मैंने कहा मैं बच्चों को जरा दोबारा एक दफा रिवाइज करवा दूं, फिर तीसरा स्टेप पढ़ा दूं। पहले मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा कि भाई मुझे 6 माह बाद थाई बाथ में या फॉरेन करेंसी में पैसे आने हैं। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें पैसे क्यों आने हैं? मैंने कहा मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने चीजें बेची, 6 माह बाद पैसा आ रहा है। उसने कहा ठीक है अब क्या किया जाए? मैंने कहा मुझे आप आज ही 1 लाख पाउंड क्या दे दे, क्या दे दे, लोन दे दे। 6 माह बाद मैं आपको 1 लाख पाउंड वापस कर दूंगा। उन्होंने कहा लिसन वेयर इज माई 8% इंटरेस्ट। मैंने कहा 8% तो मुझ पे अप्लाई नहीं होता बिकॉज मैंने तो 6 माह के लिए लेना है। तो उन्होंने कहा लिसन 4%, वेयर इज आवर 4% इंटरेस्ट। मैंने कहा अच्छा, आप आज ही पैसे देते हुए ना इंटरेस्ट को काट लें। उन्होंने 1 लाख फॉरेन करेंसी को ऊपर रखा, उसको डिवाइड कर दिया 1 प्लस अपने रेट पे। अपना रेट मतलब FCY, फॉरेन करेंसी का बोरो रेट। फॉरेन करेंसी का कौन सा रेट? बोरिंग रेट। तो मेरे पास आ गए 96154, मैं वो लेके घर आ गया बिजनेस में। साथ ही में एक्सचेंज के पास गया, स्पॉट रेट लिया और वो मुझे मिला ये स्पॉट रेट। मैंने उसको आज ही अपनी
डोमेस्टिक करेंसी में, होम करेंसी में क्या कर लिया, कन्वर्ट। मैंने कहा ओ दिस इज माई होम करेंसी। मैंने कहा कि अब मुझे किसी तरीके से वो जो ऊपर पोस्ट पड़ी है ना 3846 3846 पाउंड्स की, मैंने कहा कि मैं 6 माह तक ये पैसा इस्तेमाल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा लेसन फिर इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई थी। मैंने कहा मैं इन्हें इन्वेस्ट करके कमाऊंगा 6 माह, ताकि वो जो 3846 का नुकसान है वो पूरा हो जाए। उन्होंने कहा वो कैसे। मैंने कहा मैं इसको, अब मुझे अमाउंट को बढ़ाना है, क्योंकि जब कमाऊंगा तो पैसे ज्यादा होंगे या कम होंगे, तो अब मुझे रेट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस HCY, क्या होम करेंसी का। लेकिन ये कौन सा रेट, मैं बोरो तो नहीं कर रहा, मैं लेंड कर रहा हूं। तो होम करेंसी का हमारा बोरिंग था, माशाल्लाह से आपको पता है हम कौन है पाकिस्तान में, हमारा बोरिंग था 12% और हमारा लेंडिंग था 10%। तो बच्चों 10% इज आवर लेंडिंग रेट। तो 307, लेकिन बच्चों मैं कितने माह के लिए कर रहा हूं, 6 माह के लिए। तो क्या मुझ पे 10 अप्लाई होगा या 5 अप्लाई होगा, मुझ पे 5 अप्लाई होगा। 307,69280 इंटू 1 प्लस 0.05। तो बच्चों अब ये जो PKR में आंसर आएगा, ये मेरी एक्चुअल अमाउंट मुझे मिलेगी 307,69280 इंटू 1.05 32307744। तो लग गई, कमा भी लिया। तो अब वो जो 3000 कुछ का फर्क था वो थोड़ा कम रह गया होगा। तो बच्चों वो इतना सा कम रहना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि रिस्क कम करते हुए थोड़ी बहुत कॉस्ट तो लगेगी ना, तो वो लगेगी। लेकिन हो सकता है एक्सचेंज रेट ही इतना एडवर्स मूव कर जाता, पाकिस्तान की कंडीशन ही आपको पता है कैसी है, तो आपको बहुत ही ज्यादा क्या पड़ जाती, हिट पड़ जाती। लेकिन पाकिस्तान की कंडीशन ही कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ तो ऊपर ही जाना था और एक्सपोर्टर के केस में फायदा ही होना था। लेकिन अगर एडवर्सली मूव कर जाए तो तलहा याकूब, अली बासित, दानियाल, ओन शाहिद, सब बच्चे मुझे बताएं इसकी समझ आई है, क्योंकि जो अगला है ना वो मैंने आपको समझाना नहीं, वो सिर्फ फॉर्मूला लिखवाना। यस सर, अली बासित आपको समझ आई है, ओन शाहिद, दानियाल, अब्दुल्ला, तलहा याकूब। जाओ फॉरेन करेंसी में लोन लेके आओ, तो फॉरेन करेंसी के बोरिंग रेट से डिवाइड कर दो, लेकिन जितने माह गए उतने माह में कन्वर्ट करने के बाद तो अमाउंट कम आएगी, क्यों, उन्होंने अपना इंटरेस्ट काट लिया है। तो जब करंट अमाउंट आई है उसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का केस देख के करो, और उसको होम करेंसी में क्या करो, कन्वर्ट। अब होम करेंसी को अपने लैंडिंग रेट पे इन्वेस्ट कर दो 6 माह के लिए, 6 माह बाद पैसा इस्तेमाल करना तो तुम्हारे पैसे को ग्रोथ भी मिल चुकी होगी। ओके, अब गौर से सुनना, यहां ना हमें तो वैसे इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं गया था, हमें तो इसका भी फॉर्मूला सर ने लिखवा दिया था और थोड़ा बहुत ही एलेबोरेट किया था, इतना ज्यादा एलेबोरेट नहीं किया था। तो इंपोर्ट के केस को कैसे एलेबोरेट करते, इंपोर्ट के केस में ना कुछ मसला है। क्या देखो जरा, फॉरेन करेंसी क्या 1 लाख थी लेट्स सपोज, अब मैंने पे करना है 1 लाख, तो जो 1 प्लस FCY, फॉरेन करेंसी का कौन सा रेट लगेगा, अब लैंडिंग रेट लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, ऊंची आवाज में लैंडिंग रेट लगेगा। लग गया। तो बच्चों लैंडिंग रेट लगने का मतलब क्या है, उसके बाद जो आंसर आया उसको मैंने स्पॉट रेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया और ये मेरी क्या आ गई, होम करेंसी आ गई। क्या आ गई, फिर मैंने अपनी होम करेंसी को यहां पर इंटू 1 प्लस HCY का कौन सा रेट, बोरिंग रेट। 10% था लैंडिंग रेट पूरे साल का पर एनम, लेकिन हम तो 6 माह के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो वो 0.05, तो आधा पड़ेगा ना, 6/12 कर लो इसको। सर जी ये क्या कर रहे हैं आप, इतना प्यार से आपने समझाया था एक्सपोर्टर का केस कि आप लोग गए, लोन लिया, फिर आपने लोन थोड़ा सा कटवा दिया कि इंटरेस्ट अभी काट लो, फिर उसको होम करेंसी में कन्वर्ट किया और देन आपने होम करेंसी में ही इन्वेस्ट कर दिया। तो पहले फॉरेन करेंसी का कौन सा रेट लगा, बोरिंग, होम करेंसी का कौन सा रेट लगा, लैंडिंग। यहाँ सारा सवाल वैसे ही करना है, बट होम करेंसी का बोरिंग रेट लगेगा सबसे एंड पे और फॉरेन करेंसी का लैंडिंग रेट। बच्चों पता है मैं आपको तरीका क्यों नहीं बता रहा, मैंने इसमें बड़ा कंफ्यूज होता, मैं बड़ा कंफ्यूज होता था। वैसे तो मेरी कमी बात होती है, लेकिन एक दिन ना मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा था, F9 के ही दिन थे ना, मैं फॉरेन करेंसी जिसका मैं चैप्टर जो है ना तैयार कर रहा था। मैंने कहा देखो मैं गया पैसा लेने, उन्होंने मेरा इंटरेस्ट काट लिया, होम करेंसी आ गई, होम करेंसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा इंपोर्टर का केस जो है ना मुझे समझ नहीं आता। उसने मुझे फॉरेन कहा कि इंपोर्टर के केस में क्या करो तुम, फॉरेन करेंसी ऊपर लिखो, जहां फॉरेन करेंसी का तुमने लिया था बोरिंग रेट, वहां फॉरेन करेंसी का क्या ले लो, लैंडिंग रेट। जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, होम करेंसी से, समझ लग, स्पॉट रेट से। होम करेंसी को HCY के बोरिंग रेट से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि सिर्फ रिवर्स करो। मैंने कहा यही मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने कहा मैं ये इस वजह से तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, ये किसके लिए, आपको दो अलग अलग कैलकुलेशन सिखाई नहीं जा सकती। तो कैलकुलेशन ऐसी होती है, अगर वो कहती कि मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं बताना, अगर पेपर में भी आए तो तुमने ये लिखना है पूरा प्रोसीजर। एक दफा पेपर में प्रोसीजर लिखने के लिए आ गया था, लिखने के लिए नहीं, MCQ था, स्टेप्स थे, तो आप उनको रीअरेंज करना था कि पहले आपने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। तो उसने कहा अगर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दूंगी ना तो तुम्हारा वो जो सीक्वेंस वाला MCQ है ना वो गलत हो जाएगा पेपर में, तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं बता सकती। तो बच्चों अब आप मुझे बताएं मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं या आप लोग भी इसको रट्टा मार लोगे, रट्टा मार, सही है। चैट बॉक्स में बता दो मुझे। रट्टा और रट्टा और ये एक ही बार बार ना जवाब दे रहा है ताकि किसी को पता ना लगे। अली बासित, ये देखो बच्चों आपके लेवल पर यही है, सिर्फ आपने सारा प्रोसीजर एक्सपोर्टर वाला करना है। जहां फॉरेन करेंसी का कौन सा रेट था, बोरिंग है ना, वहां लैंडिंग ले लेना है, और जहां होम करेंसी का लैंडिंग था वहां बोरिंग ले लेना है। ओके तो लगे, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी सिस्टर कहती है कि असल में ये कैसे होता है। अब कोर्सेज ना असल में आपके साथ इसका लेना देना नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप जिसको भी पूछ लो उसकी ना, मिस्टर कहती थी कि ये कॉन्सेप्ट पूछ लो, बड़े से बड़ा टीचर उसकी बत्ती वैसी गोल हो जाएगी। और ये सिर्फ उनको पता है जो असल में चीजों के साथ खेल के आए हुए हैं बैंक्स में काम करके, कि असल में होता क्या है। कैलकुलेशन के लिए ऐसे सिखाया जाता है। मिस्टर कहती सबसे पहले एक बंदा भेजो, वो होम करेंसी में लोन लेके आया। तीसरा स्टेप, होम करेंसी में लोन लेके आया, अब इंटरेस्ट पे करना है तो अमाउंट कम नहीं ज्यादा होगी, तो उसको मैंने इस रेट से मल्टीप्लाई किया तो वो ऊपर वाला ये आ गई अमाउंट, समझ लगी। क्यों, यहां मैं करंट होम करेंसी में क्या ले रहा हूं, लोन ले रहा हूं, उसको फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करूंगा, फिर 6 माह बाद पे करूंगा कमा, क्योंकि यहां मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो मैं फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करके कमाऊंगा। कैलकुलेशन उल्टी है, कैलकुलेशन उल्टी है, असल में काम उल्टा होता है। कैलकुलेशन हमने ऐसे ही करनी है जैसे एक्सपोर्टर की है, सिर्फ फॉरेन करेंसी का लैंडिंग रेट और होम करेंसी का बोरिंग रेट। असल में एक बंदा गया, उसने फॉरेन करेंसी में लोन पकड़ा, उसको साथ ही पता लग गया कि उसने कहा मैं आपको पैसे ज्यादा दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, बात समझ लगी। तो उसको ये इंटरेस्ट रेट की क्या पड़ी, हिट पड़ी। फिर उसके पास करेंसी आ गई, उसने आज ही करेंसी को स्पॉट रेट के थ्रू
वो ऊपर 1 लाख फॉरेन करेंसी में क्या कर लिया, कन्वर्ट, और उस फॉरेन करेंसी में जो कन्वर्जन उसने की, उसने उसको क्या किया, डिपॉजिट किया, पैसा कमाया। तो लगे जो इंटरेस्ट रेट उसको यहाँ फेस करना पड़ रहा था, वो उसने कमा के उसके डिफरेंस को कम किया और अपने 6 माह बाद अपना जो सप्लायर था उसको क्या किया, पे किया। क्या क्यों समझ क्यों नहीं आया? समझ लगे? कैलकुलेशन आपकी ऐसे होती है वहां आपको, तो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा पैसा आपके पास था नहीं, आपने पेमेंट करनी है ना, अगर आपके पास 1 लाख है तो आप आज ही पेमेंट करके लीडिंग क्यों नहीं कर लेते? उसका मतलब क्या है कि लाख है और आप उसको फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट कर रहे हैं। वो लाख आया कहां से, यहां से फॉरेन करेंसी में लोन लेने की वजह से वो 1 लाख आया, फिर उसको तुमने एक्सचेंज रेट के साथ किया तो ये फॉरेन करेंसी में नहीं है और अब तुम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तो मेरे पास कैश था तो मैं क्यों मारा मारा फिर रहा हूं, पेमेंट क्यों नहीं कर देता? कैश नहीं था, अपने रिस्क को हेज करने के लिए मैं नीचे से ऊपर गया, कैलकुलेशन में ऊपर से नीचे आऊंगा, लेकिन अगर पेपर में स्टेप पूछा जाए तो ऊपर से नीचे ही आना है आप लोगों ने, नीचे से ऊपर सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। तलहा यकूब और बाकी ऑनलाइन बच्चे जितने भी हैं उनको समझ आया इस बात की? ओके गुड है, समझ आ गया। ओके सर, काम तो खत्म हो गया, एक क्वेश्चन कैसा आता है वो करते हैं, फिर आपको घर का काम देता हूँ और छुट्टी। क्लियर है? एक क्वेश्चन सिर्फ करेंगे। क्वेश्चन नहीं अली बासत, वो आज ही करेंगे, तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुम्हें पता नहीं कि तुमने F9 में कदम रख लिया है। 24 घंटे जब देखो इन लोगों को छुट्टी की पड़ी रहती है, काम के ना काज के। क्या बच्चों F9 की किसी के पास कैप्टन किट पड़ी? नहीं, ऑनलाइन। बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सोल्व करवाता हूं मैं खुद, बाकी आप लोगों ने घर से करके लेके आना है, मैं आपको बताता हूँ। तो जरा इधर देखो, बच्चों a company whose home currency is the dollar and expects to receive 5 lakh pesos in 6 months time from a customer in a foreign country। receive इसका मतलब है एक्सपोर्ट का केस है, किसका केस है, एक्सपोर्ट का। आपकी करेंसी डॉलर है और आपको कितने पैसे मिलने हैं, 5 लाख पीसोस। तो बच्चों पहला स्टेप आपको ये पता लग गया कि किसका केस है, एक्सपोर्टर का, और आपको मिलने कितने हैं, 5 लाख पीसोस हैं। इस लाइन को पढ़ो फिर तुम्हें पता लग जाएगा। ये देखो इसको पढ़ो, हाँ यहां से पढ़ लो ना, वहां तो लाइट कम आ रही है, इधर देखो
एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, तो किसका केस है? एक्सपोर्ट का केस है। कब? 6 माह बाद आने हैं पैसे। फॉरेन करेंसी है कौन सी? पीसो। बात समझ आ गई? अब बच्चों फॉरेन करेंसी का कौन सा रेट लेते हैं? क्योंकि मुझे 5 लाख पीसो में क्या लेना है? लोन। तो फॉरेन करेंसी का बोरिंग रेट 1 प्लस फॉरेन करेंसी का बोरिंग रेट। तो ये है होम करेंसी और ये फॉरेन करेंसी, और ये फॉरेन करेंसी का बोरिंग रेट है 8%। कितना? कितना? ईयर है 4 आ जाएगा 0.04। तो मुझे ये बताओ जरा कितने पीसोज आ गए? 5 लाख। ऑनलाइन वाले इसका आंसर देंगे मुझे, जल्दी करो, आप लोगों ने नहीं बताना। ऑनलाइन क्लास लेने जो बैठे हुए हैं ना, क्या सर 480769 या 69 है, 23 आ रहा है। उन्होंने अपना इंटरेस्ट काट लिया और मुझे 5 लाख की बजाय 4,80,769 769 जो है ना, वो मुझे क्या कर दिया? पे कर दिया। अब मैं आज इसको होम करेंसी में क्या कर लूंगा? कन्वर्ट कर लूंगा, और मुझे आज का स्पॉट रेट बस पता लग जाए। बच्चों स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट का यहाँ कोई काम ही नहीं है। तो स्पॉट रेट है 15 पीसो पर डॉलर। तो बच्चों ये डिवाइड का केस है या मल्टीप्लाई का? स्पॉट रेट है 15 पीसो पर डॉलर। तुम बताओ। डिवाइड का केस है, क्योंकि बच्चों दोनों न्यूमिनेटर में है, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आंसर कट जाएंगे। क्लियर है बच्चों? 480769 पीसोस थे। दूसरे स्टेप में मैंने इसको होम करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए 15 पीसो ओवर डॉलर किया, तो पीसो से पीसो कट गया। तो जरा मुझे बताओ कितने होम करेंसी कितनी है? 32051 होम करेंसी 32051 480769 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो गया 32051 32051 डॉलर। क्लियर है? अब इन पैसे को मैं 6 माह तक इस्तेमाल नहीं करूंगा, डिपॉजिट करूंगा। मुझे बस होम करेंसी का डिपॉजिट रेट पता लग जाए। होम करेंसी का डिपॉजिट रेट है 3% पर ईयर, इसका मतलब 1.5% ना, 0.015 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.015 से, तो कुछ अमाउंट बढ़ जाएगी। 32051 इंटू 1.015 32532 अल्फा आंसर होगा मेरा ख्याल इसका, मुझे यहां तक याद है, गलत भी हो सकता है। हाँ, उसने क्या नियरेस्ट बताना है? नियरेस्ट 100। तो बच्चों 32500 बनेगा, क्योंकि ये 532 है, तो इसके नियरेस्ट क्या है? 500। तो 32 32500 अल्फा इज योर करेक्ट आंसर। कर लोगे आप लोग? क्या 1 प्लस करेंगे तभी ये आंसर 1.015 आया। 1 प्लस 0.015 को करो तो 1.015 आया। ऑनलाइन वालों मुझे ये बताओ, समझ आई है आपको ये बात? समझ आई आप लोगों को? मुश्किल तो नहीं था क्वेश्चन? सर एक आधा एक और करवा दे, वैसे आ गई समझ। कौन है ये? सर हसन। हसन, तुमने तो ना दिमाग का दही किया पड़ा है। अच्छा, वो मैं सवाल करवाता हूँ। सारे बच्चे अपने अपने रजिस्टर्स पे क्वेश्चन के नाम लिखो। मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग किसी ने सुननी है, किसी ने नहीं। आप लोग अपने अपने रजिस्टर पे नोट करो। कल का काम MCQ नंबर 161 162 मैंने करवा दिया है। वन 161 162 165 166 167 165 166 167 ये वो है जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। और
दो तीन और भी कुछ नहीं साथ में तुम्हें 171 172 171 172 ये सारे एमसीक्यू के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मैंने अपनी रिकॉर्डिंग में आप लोगों को बताई है। तो इसमें कुछ भी वो कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है नहीं है। 180 182 183 180 182 183 मेजर पोर्शन खत्म हो गया, थ्योरी रह गई, सिर्फ एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है लेकिन वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में से है, फॉरेन करेंसी वाला की थ्योरी है, बाकी सारा खत्म हो गया। 186 तो 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 11 एमसीक्यू है। एमसीक्यू के बारे में एक खास बात है बच्चों याद रखना, टोटल 16 एमसीक्यू है या 17 है जिनमें से मैंने 11 करवा दिए हैं, बाकी इंटरेस्ट रेट के वो बाद में करवाऊंगा, अभी आप लोगों ने रजिस्टर बंद नहीं करना। पता क्या है, जितना आप लोग इसको पीछे से आंसर देखोगे ना आपका माइंड एक्सरसाइज नहीं होगा। रमजान का महीना है, आपका रोजा है, किसी का रोजा कबूल ना हो, अगर कोई बच्चा पीछे से आंसर देखे, मैं सारे 11 के 11 डिस्कस करवाऊंगा कल, लेकिन खुद करके आने मेरा लेक्चर रिवाइज करने के बाद, किसी ने इसको वो नहीं करना। एक एमटीक्यू भी दे रहा हूं वो भी देखो, आवाज ना आए तुम्हारी, एमटीक्यू ना दूं और कुछ दे नहीं सकता, रमजान है। हंसी आई आप लोग? मुझे बोले मेरे बात नहीं अली बादशाह सिर्फ एक एमटीक्यू है, 11 एम अली बादशाह आप 11 एमसीक्यू नहीं कर सकते तो बेटा आपका कोई हक नहीं बनता कि आप F9 में रहें। आप चले जाएं, पिछला पेपर F7 पढ़ें, फिर एंड पे आपने आ जाना है रोते धोते। ओके बच्चों, अब ये देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी एमटीक्यू आता है, ये मनी मार्केट हेज वाला है, पहला एमटीक्यू किसका है? मनी मार्केट हेज वाला है। तीसरा किसका है? फॉरवर्ड रेट वाला। तो मैंने बताया था कि जब भी सवाल आता है एक मनी मार्केट वाला उसमें होता है और एक फॉरवर्ड रेट वाला होता है। बच्चों एमटीक्यू नंबर है 27, इसके सारे टास्क नहीं करने। एमटीक्यू नंबर है 27, पेज है 88, पेज कितने 88, और इसका टास्क ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ए बी सी और डी, ई पार्ट नहीं करना, सिर्फ 4 एमसीक्यू करने हैं। 11 और 4 कितने होते हैं? 15। तो बच्चों अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। इसका सर जी बात सुने, कर दो, इसकी रिकॉर्डिंग अभी सेंड करते हैं, रिकॉर्डिंग अभी सेंड करते हैं ताकि वो मसला ना हो रात को फिर फिर। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अभी सेंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। ये आपने सेक्शन ए में दिया है। हम जैसे आते हैं